नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसे भोले भाले आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गलती से एक बड़ी जिम्मेदारी में फंस गया और फिर ससुराल में जाकर ऐसा उलझा कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। ये कहानी है बुद्धिमानी, चालाकी और एक सीधे साधे इंसान के अजीबोगरीब अनुभवों की। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम था हीरापुर। इस गांव में महातिम नाम के एक चौधरी रहा करते थे। उस युग में चौधरी का पद एक तरह से सरपंच जैसा होता था। गांव वाले अपनी मर्जी से सबसे होशियार और समझदार आदमी को चौधरी चुनते थे और वह आदमी गांव के हर मुश्किल मामले पर अपना फैसला सुनाता था, जिसे सब लोग इज्जत के साथ मान लेते थे। हीरापुर के लोगों ने महातिम को अपना चौधरी बना लिया था, पर महातिम बहुत ही सीधे साधे और भोले स्वभाव के थे। उनका तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ था, मगर गांव वालों की जिद थी और उन्होंने जबरदस्ती उन्हें चौधरी बना दिया। महातिम के पिताजी इस बात से बहुत नाराज थे। उन्होंने महातिम से कहा, अरे तूने ये कैसी बेवकूफी कर दी। तुम्हें इस चौधरी बनने के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए था। ये पद बहुत बेकार है। सारा दिन चौपाल पर बैठे रहो और गांव वालों की अजीबोगरीब लड़ाइयों और नाटक पर फैसले सुनाते रहो। अब तो तुम किसी रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते। उन्होंने आगे कहा, तुम नहीं जानते कि हमारे गांव के लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। सुनो, एक बार ये लोग मुझे भी चौधरी बनाने पर अड़ गए थे तो मैं तो घर छोड़कर ही भाग गया था। पर वह कहाँ सुनने वाले थे। पूरा गांव मेरे पीछे पड़ गया। वे मुझे दौड़ाते हुए ले जा रहे थे और कह रहे थे कि चौधरी तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। हम लोग जल्दी कोई फैसला नहीं लेते और अगर एक बार ले लेते हैं तो अपनी बात से हटते नहीं हैं। मैं भागकर जंगल में चला गया तो ये सारे गांव वाले भी मेरे पीछे पीछे जंगल में आ गए। मैं घबराकर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया तो गांव वाले पेड़ के नीचे आकर जमा हो गए। वे 2 दिन तक वहीं डटे रहे और मुझसे बार बार पेड़ से उतरने की विनती करते रहे, मगर मैं नहीं उतरा। मैंने उनसे कहा कि भाई, तुम लोग किसी और को अपना चौधरी क्यों नहीं बना लेते। पिताजी ने एक लंबी सांस ली और बोले। तब गांव के बूढ़े महेंद्र ने कहा, ससुरे, तुम्हारी बात तो ऐसी हुई जैसे कोई आदमी विवाह करके पत्नी को घर लाए और फिर घर आने पर कहे कि अब मैं पत्नी नहीं रख सकता, गांव का कोई और रख ले। मैंने कहा कि काका, आपका यह उदाहरण सही नहीं है। मैंने विवाह कहाँ किया है। तब महेंद्र बोला, हम जो कह देते हैं वही मिसाल बन जाता है। तुम अब चुपचाप पेड़ से नीचे आ जाओ, नहीं तो हम अभी बढ़ई को बुलाकर ये पेड़ ही कटवा देंगे। महातिम के पिताजी ने अपनी बात जारी रखी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने चुनौती दी कि मैं हरगिज पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, भले आप पेड़ कटवा ही डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या था, गांव वालों ने तुरंत जितना बढ़ई को बुला लिया। वह पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। मुझे मजबूर होकर पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। जब मैं नीचे उतरा तब तक रात हो चुकी थी। गांव वालों ने सोचा कि इसे पेड़ से बांध देते हैं, फिर हम लोग बनाते खाते हैं, रात में आराम करेंगे और कल सुबह इसे यहाँ से गांव लेकर चलेंगे। उनका मानना था कि मेरा दिमाग फिर गया है, इसलिए गांव चलते समय कर्मनासा नदी में स्नान करा देंगे ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और मेरा मन शांत हो जाए। कहते भी है ना कि मन चंगा तो कर्मनासा भी गंगा। गांव वाले बनाकर खाकर आराम से सो रहे थे। मेरी रखवाली के लिए जितन बढ़ी को लगा दिया गया था। महातिम के पिताजी ने हंसते हुए बताया। मैंने तभी दिमाग लगाया। मैंने सोचा, जब जितन पैसा लेकर इतना बड़ा पेड़ काट सकता है तो मेरा बंधन क्यों नहीं काटेगा। मैंने जितन को धीरे से अपने पास बुलाया और कहा, बड़का भैया, जब तुम पैसा लेकर पेड़ काट सकते हो तो पैसा लेकर और भी कुछ काट सकते होगे। जितन बोला, हाँ हाँ, अगर पैसा मिले तो मैं कुछ भी काट सकता हूँ। तब मैंने उसे चुनौती दी, तुम में ऐसा दम कहाँ कि तुम कुछ भी काट सको। अगर हिम्मत है तो ये रस्सी काट कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम बहुत बहादुर आदमी हो और असंभव को भी संभव कर सकते हो। जितन ने बिना सोचे मेरी रस्सी काट दी, मगर रस्सी काटने की तुरंत बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि इस आदमी ने बहला फुसलाकर मुझसे अपना बंधन ही कटवा लिया है। रस्सी कटते ही मुझे बस भागने भर की देर थी। मैं तेजी से भागा। जितन बढ़ई चिल्ला उठा, भाग गया, पकड़ो पकड़ो, हरिया रस्सी काट के भाग गया। गांव वाले हड़बड़ाकर उठे और मुझे पकड़ने के लिए पूरी जान लगाकर
मेरा पीछा करने लगे। पिताजी बोले। मैं भागते भागते जंगल से बाहर निकला और मोतीपुर गांव में घुस गया। रात का समय था। शोरगुल सुनकर मोतीपुर वालों ने समझा कि दूसरे गांव के लोग किसी चोर का पीछा करते हुए उनके गांव में आ रहे हैं। वे सतर्क हो गए और लाठी डंडा लेकर गांव के बाहर खड़े हो गए ताकि चोर उनके गांव में न घुस पाए। महातिम के पिताजी रुके, फिर बोले, अब मैं गांव में नहीं घुस सकता था, इसलिए वापस एक पेड़ पर चढ़ गया। मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। उधर हमारे गांव वाले दौड़कर आगे बढ़े जहां मोतीपुर वाले खड़े थे। हमारे गांव वालों ने मोतीपुर वालों से कहा, हमारा चौधरी इस गांव में भाग कर आ गया है, आप लोग उसे हमें लौटा दो। तब मोतीपुर वाले बोले, तुम लोग अभी अभी तो चोर को खदेड़ते हुए आ रहे थे और अब तुम्हारे गांव का चोर यहाँ पहुंचते पहुंचते चौधरी कैसे बन गया। तब हमारे गांव वाले बोले, ठीक है, तो उस चोर को ही लौटा दो, हम अपने चोर को लेकर चले जाएंगे। मोतीपुर वाले बोले, वह चोर तो अभी हमारे गांव में आया ही कहाँ है, हम इसीलिए तो पहले से लाठी लेकर खड़े हैं कि आते ही उसे पकड़ लें। हमारे गांव वाले बोले, तुम लोग झूठ मत बोलो, हमारा चौधरी हमारे सामने ही भागकर इस गांव की ओर आया है, तुम लोग उसे बचा रहे हो। बस इसी बात पर दोनों तरफ से तू मैं शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। महातिम के पिताजी ने अपनी आप बीती सुनाई। जब मैंने देखा कि अब दोनों गांव के लोग आपस में उलझ गए हैं और उनका ध्यान अब मेरी तरफ नहीं है, तो मुझे फुर्सत मिल गई। मैं पेड़ से उतरा और सीधा गांव के अंदर चला गया। एक घर का खुला दरवाजा देखकर मैं उस घर में घुस गया। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी जो मुझे देखते ही जोर से चीख पड़ी। मैंने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, माई, तुम चुप रहो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं हीरापुर का एक किसान हूं, मेरा नाम किशन है। मेरे गांव वाले जबरदस्ती मुझे चौधरी बनाना चाहते हैं, जबकि मुझे चौधरी नहीं बनना है। मैं गांव का अमीर किसान हूं, इसलिए लोग मुझसे जलते हैं और चौधरी बनाकर मुझे गरीब बनाना चाहते हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा तो यह बात है, तब ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मगर मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस अभी मेरी जान बचा लो। बुढ़िया ने मुझे एक संदूक में छुपा दिया। उधर मोतीपुर और हीरापुर वालों में समझौता हो गया कि वे घर घर साथ मिलकर तलाशी लेंगे और चौधरी मिल जाने पर उसे लौटा देंगे। वे घर घर खोजते हुए बुढ़िया के घर आ धमके। उन्होंने पूरे घर की छानबीन की, मगर मैं नहीं मिला, क्योंकि बुढ़िया ने मुझे संदूक में छुपा दिया था। जब हमारे गांव वाले लौटने लगे, तब महेंद्र कह रहा था कि हम 15 दिन तक किशन के गांव लौटने का इंतजार करेंगे। अगर वह नहीं आया तो जितन बढ़ई को ही अपना चौधरी मान लेंगे। जितना उस वक्त महेंद्र के साथ ही था। यह बात सुनते ही वह भाग खड़ा हुआ, तो अब गांव वाले उसके पीछे पड़ गए। महातिम के पिताजी ने अपनी बात जारी रखी। बुढ़िया ने मुझे संदूक से बाहर निकाला तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो जान बची। मैंने बुढ़िया से कहा, माई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहती थी? बुढ़िया बोली, बेटा ज्यादा खुश मत हो, अभी बला टली नहीं है। हमारे गांव वाले तुम्हें अब भी पकड़कर हीरापुर लेकर चले जाएंगे। तुम एक पखवाड़े तक मेरे घर में मेरी बेटी बनकर पड़े रहो, उसके कपड़े पहन लो और आराम से रहो। 1 महीने बाद जब मेरी असली बेटी आएगी तब तुम चले जाना। तब तक तुम्हारी समस्या भी खत्म हो चुकी होगी, वहां कोई नया चौधरी बन गया रहेगा। मैंने कहा, चलो तुम्हारे कहने पर मैं औरत भी बन जाता हूँ, मगर मुझे अब भी संदेह है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वह बता देगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बुढ़िया बोली, यह बात अभी रहस्य बनी रहेगी, तुम जिस दिन यहाँ से जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैं लड़की के कपड़े पहनकर उस बुढ़िया के घर रहने लगा। बुढ़िया ने मेरी खूब सेवा की। वह रोज नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती थी, जैसे मैं उसका कोई बहुत खास रिश्तेदार हूँ। मुझे क्या पता था कि बलि देने से पहले बकरे को खूब खिलाया जाता है। 1 महीना देखते देखते गुजर गया तो बुढ़िया की बेटी अपने ननिहाल से आ गई। बुढ़िया बोली, बेटा अब मैं तुम्हारा रहस्य खत्म कर देती हूँ, तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। मैंने कहा, भला ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह कहीं किसी का विवाह होता है? तब बुढ़िया बोली, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में क्या क्या होता है तुम्हें नहीं पता, और फिर
तुम मुझे वचन भी तो दे चुके थे, तभी मैंने तुझे चौधरी बनने से बचाया था। तब मैं बोला, नहीं नहीं, मैं विवाह तो कर ही नहीं सकता। बुढ़िया बोली, विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैंने जो बेटी के विवाह के लिए पैसे जमा किए थे, उस पैसे का तू खीर मालपुआ खा गया। अब मेरे पास पैसे कहाँ है कि मैं बेटी का विवाह दूसरी जगह करूं? मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकता। भले तो मुझ पर हुए अपने खर्चे वापस ले ले, मैं कोई गरीब किसान नहीं हूं, मैं ब्याज समेत सारा पैसा लौटा दूंगा। तब बुढ़िया ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसने कहा, अभी तुम्हारे गांव को कोई चौधरी नहीं मिला है। जितन बढ़ई उसी दिन भाग गया। हरखू पंडित भी रातों रात चौधरी बनने के नाम से भाग गया है। मैं अपने गांव वालों को सारा रहस्य बता देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि तुम्हें बांध कर हीरापुर पहुंचाए। मेरा इतना सुनना था कि मैंने बुढ़िया के सामने घुटने टेक दिए। मैं बोला, मेरा विवाह ही करा दो। बुढ़िया ने मेरा विवाह अपनी बेटी से करा दिया। मैं 1 सप्ताह तक बुढ़िया के घर रहा। तब बुढ़िया ने पता करके बताया कि तुम्हारे गांव को अब एक चौधरी मिल गया है, पलटू पहलवान नाम है उसका। मैं समझ गया कि पलटू बलि का बकरा बन गया है। नाम भले ही उसका पलटू पहलवान है, मगर वह कोई पहलवान नहीं है। मैं अब अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया। वह लड़की तुम्हारी माँ है और वह बुढ़िया तुम्हारी नानी थी। अब 30 साल बाद तुम भी इस बेवकूफी में फंस चुके हो। चौधरी बन गए हो तो देखना, मेरी मेहनत की कमाई मुफ्त में मत लुटा देना। धन कमाने में बहुत मेहनत लगती है। मातिम को यह सब सुनकर भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है। चौधरी का पद तो एक सम्मान की बात है। गांव के लोग उनकी इज्जत करेंगे। उन्हें घर घर जाकर चौधराहट करने का, यानी अपनी धाक जमाने का मौका मिलेगा। वह तो खुश था कि चौधरी बन गया हूँ। उनके पास गांव के लोग आ रहे थे और बहुत इज्जत दे रहे थे। कोई छोटा मोटा झगड़ा लेकर आता तो महातिम उन्हें डांट टपट कर समझा देते थे। तभी उनके पास खूरहू नाम का एक आदमी आया और बोला, चौधरी जी, चिरकुटवा और उसकी पत्नी ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। वे रात रात भर मारपीट करते रहते हैं। मैं तो काम धंधे वाला आदमी हूँ, रात में मुझे सोने भी नहीं देते। मातिम बोले, चलो, इस वक्त तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं जाकर समझा दूंगा। तुम मुझे उस वक्त खबर करना जब दोनों लड़ रहे हो। रात हुई तो घूरहू दौड़ता हुआ आया और बोला, चौधरी जी, जल्दी चलिए, दोनों में आर पार की लड़ाई हो गई है। कोई किसी से दब नहीं रहा, वहां खून खराबा हो सकता है। मातिम को यह पहला मौका मिला था पति पत्नी का झगड़ा हल करने का। वह जल्दी से उठे और चिरकुटवा के घर चले गए। सचमुच वहां भयानक युद्ध चल रहा था। मातिम धड़ाम से चिरकुट के घर में घुस गए। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। चौधरी महातिम ने अपनी चौधराहट दिखाई और तेज आवाज में बोले, दोनों लड़ना छोड़ो और दूर रहकर बात करो। यदि तुम दोनों में नहीं बनती तो मैं तुम्हें अलग करा दूंगा। आराम से अलग अलग रहो। लड़ने की क्या जरूरत है, अपना अपना काम करो और मौज मस्ती करो। चिरकुट बोला, चौधरी, मस्ती करने की बात पर ही तो लड़ाई हो रही है। मैं दिन भर काम करता हूँ और यह घूमकर आस पड़ोस में या बाजार में जाकर मस्ती करती रहती है। स्त्री बोली, मुआ झूठ बोल रहा है। दिन भर घूमकर निकम्मापन करता है और शाम में घर आने पर मुझ पर शक करता है, जबकि मैं इसके 2 बच्चों को पालती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर चक्की पीसती हूँ, मौका मिलने पर लकड़ी काट कर लाती हूँ और इसके घर आने पर इसे ठूस ठूस कर खाना खिलाती हूँ। जब यह पेट भरकर खा लेता है तब इसको मस्ती चढ़ती है तो वही इसकी मस्ती उतार रही हूँ। महातिम बोले, तुम्हें अपने पति के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। पति देवता के समान होता है। स्त्रियां तो पति के लिए जान देने को तैयार रहती है। वे जीते जी अपने पति पर आंच नहीं आने देती। और एक तुम हो जो मेरे सामने ही पति की पिटाई कर रही थी। चिरकुट बोला, चौधरी जी, यह रोज मुझे शाम के वक्त पटक कर मार देती है। आपके सामने भी मार रही थी। मैं अब इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप यहाँ खड़े रहिए। आपके आ जाने से मुझे ताकत मिल गई है। अब मैं इसे एक बार मार लेता हूँ, तब फैसला कर दीजिए कि किसको किस तरह रहना है। चिरकुट तेजी से स्त्री पर झपट पड़ा और उसे कई थप्पड़ लगा दिए। स्त्री ने चौधरी का सम्मान करते हुए चिरकुट पर हाथ नहीं उठाया। महातिम को यह बात बुरी लगी। वह उस स्त्री के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते थे। पुरुषों में हमेशा यह भावना रहती है कि पराई स्त्री भी उनसे खुश रहे। तो उस स्त्री का हमदर्द बनकर
महातिम ने चिरकुट को 3-4 थप्पड़ मार दिए और बोले, तुम स्त्री पर हाथ उठाता है, वह भी मेरे सामने। तुम नहीं जानता कि मैं इस गांव का चौधरी हूँ। स्त्री अपने पति की पिटाई देखकर गुस्से से बेकाबू हो गई। वह बोली, बोलो बजरंगबली की जय, काली मैया की जय। और फिर उसने उठाकर महातिम को जोर से पटक दिया। घूराहू यह सब देखकर भाग खड़ा हुआ। मौका देखकर चिरकुट भी अपनी पत्नी की मदद में भीड़ गया। चौधरी महातिम की चौधराहट निकल चुकी थी। वह किसी तरह जान छुड़ाकर अपने घर की ओर भागे तो चिरकुट और उसकी पत्नी उनके पीछे हो लिए और उनके घर तक आ गए। यह देखकर महातिम घर में छिप गए। चिरकुट बोला, चौधरी जी, हमें माफ करना, वहां तो आपकी गलती थी। 2 पहलवानों के बीच नहीं आना चाहिए, लड़ रहे 2 भैंसों के बीच नहीं जाना चाहिए, पति पत्नी के बीच में घुसने का तो प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, अब हमारा फैसला कर दो। महातिम घर के अंदर से बोले, अब कैसा फैसला? फैसला तो कब का हो गया। अरे, तुम्हारी पत्नी ने तुमको मारा, तुमने पत्नी को मारा, तो मैंने फिर तुमको मारा, फिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा, तो हो गया ना फैसला। अब घर जाओ और आराम से रहो, आपस में मिलजुल कर रहना, लड़ना झगड़ना नहीं। पति पत्नी को इसी तरह एक होकर रहना चाहिए। चिरकुट और उसकी पत्नी घर लौट गए और फिर आपस में कभी नहीं लड़े। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था या साधु बन गए थे, नहीं, वे खूब लड़ते थे, मगर अब पड़ोसियों के साथ। इस तरह के अजीबोगरीब मामले महातिम के पास रोज आते रहते थे। महातिम के पिता को अब चिंता थी कि जल्दी से महातिम का विवाह कर दे। वह बिना पत्नी के ऐसे ही घूमता रहता है और ऊपर से चौधरी भी बन गया है। इससे पहले कि वह फिजूल खर्ची शुरू कर दे, लगाम कसने के लिए एक पत्नी चाहिए। पत्नी घर के धन को बचाकर रखेगी। लोग विवाह सिर्फ वंश चलाने के लिए नहीं, बल्कि घर बचाने के लिए भी करते हैं। तो उनके पिता महातिम के विवाह के चक्कर में पड़ गए। वह कर्मनासा नदी पार कपालिया गांव में महातिम का विवाह तय करके आ गए। उन्होंने घर लौटकर बताया, चौधरी महातिम, मैंने तुम्हारा विवाह तय कराया है। यदि मेरे पर भरोसा है तो ठीक है, वरना तुम खुद जाकर लड़की देखाओ। महातिम बोले, मैं चौधरी हूं, इस तरह आपके विवाह तय कर देने से मैं विवाह नहीं कर लूंगा। मुझे लड़की देखकर विवाह करना है। कहीं मरखनी मिल गई तो मैं रोज पीटता रहूंगा। महातिम के पिता बोले, तुम अभी चले जाओ और लड़की देख आओ, क्योंकि मैं 1 सप्ताह में ही बारात लाने का वचन दे आया हूं। महातिम बोले, आज नहीं, कल सुबह जाऊंगा। वह दूसरे दिन सुबह कपालिया के लिए निकल पड़े। कपालिया उनके गांव से ज्यादा दूर नहीं था, केवल 5 मील दूर था, मगर कपालिया के पास कर्मनासा नदी बहती थी, जिसे पार करना था। नदी में कोई नाव नहीं चलती थी, तो तैरकर जाना था। महातिम तैरना नहीं जानते थे। उन्हें पानी से पहले ही बहुत डर लगता था, मगर अपने लिए लड़की देखने की बात थी, तो वह नदी पार करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक आदमी से पूछा भी कि यहाँ लोग नदी कैसे पार करते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 1 मील दूर सायर घाट है, वहां नाव चलती है, आप वहीं जाकर नदी पार कर जाओ। महातिम ने सोचा कि अब उतना दूर कौन जाए, यहीं कोई जुगाड़ लगाता हूं। पास में एक भैंस घास चर रही थी। महातिम ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो भैंस का चरवाहा कहीं नजर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस भैंस को ही नाव बना लेता हूँ, इसकी पूंछ पकड़कर नदी पार कर जाता हूँ। वह भैंस को हाँक कर नदी में घुसा दिए। भैंस नदी के दूसरी पार जाने लगी तो महातिम ने पूंछ पकड़ ली और नदी के पार आ गए और राहत की सांस ली। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि भैंस तो इसी पार की थी। उसका चरवाहा इसी पार से सब देख रहा था। वह भैंस को नदी पार चराने के लिए लाया था, मगर महातिम उसे दोबारा उस पार लेकर चले गए। तो वह महातिम पर गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा, साले, तू मेरी भैंस को नाव समझ रखा है, मैं लाठी से मारकर तेरा पैर तोड़ दूंगा। वो सचमुच महातिम पर लाठी बरसा ही देता कि महातिम बोल पड़े, मैं हीरापुर का चौधरी हूं, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? चरवाहा बोला, अभी मारकर बताता हूं कि कैसे मार सकता हूं। उधर नदी में एक लड़की अपनी एक सहेली के साथ स्नान कर रही थी। जब उसके कान में महातिम की आवाज गई कि मैं हीरापुर का चौधरी हूं, तो वह चौंक गई। वह झट पानी से निकलकर चरवाहे के पास आई और बोली, काका, यह हमारे मेहमान है, आप अपने मेहमान को क्यों मारेंगे?
अपनी भैंस दोबारा से उस पार कर दो। वह चरवाहा लड़की की बात मानकर भैंस को लेकर चला गया। वो लड़की बोली, चौधरी जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो महातिम बोले, मुझे अपने विवाह के लिए एक लड़की देखनी है। लड़की बोली, आप विवाह क्यों करना चाहते हैं? महातिम बोले, मैं चौधरी हूँ, शौकीन आदमी हूँ, तो विवाह का भी शौक पाल लिया है। महातिम बोले, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं भी किसी लड़के का इंतजार कर रही हूँ, उसे भी विवाह का शौक लग गया है तो उसे ही उतारने के लिए यहाँ आई हूँ। महातिम बोले, अच्छी बात है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। लड़की बोली, ए चौधरी, वह लड़की मैं ही हूँ जिसे तुम देखने जा रहे हो। अब जो कुछ देखना है ठीक से देख लो और फिर सायर घाट जाकर नदी पार कर जाना। अब महातिम के पास उस लड़की का कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने उन्हें पिटने से बचाया और अब गांव में जाकर जलील होने से भी बचा लिया था। वह घर लौट आए। 1 सप्ताह बाद महातिम का विवाह हुआ। वह लड़की विवाह करके महातिम के घर आ गई। वह महातिम से कहीं ज्यादा चतुर थी। वह चौधराहट के खिलाफ थी, मगर नई नई आई थी तो वह महातिम की बहुत इज्जत करती थी। वह सास ससुर के साथ महातिम की भी खूब खातिरदारी करती थी। एक दिन रात को 3-4 आदमी दरवाजे के बैठक में आकर बैठ गए और देर रात तक बैठे रहे। महातिम सोच रहे थे कि ये तीनों यहाँ से जाए तो मैं घर में जाकर खाना खा लूं, और वे तीनों सोच रहे थे कि महातिम के यहाँ खाना खाकर ही हम अपने घर चलेंगे। जब काफी देर हो गई तो महातिम ने तीनों से पूछा कि खाना खाकर आए हो या घर जाने के बाद खाओगे? तब तीनों बोले, आज हम तीनों का इरादा था कि आपके साथ बैठकर खाना खाएं। आप खाना मंगाइए, हम खा लेते हैं। महातिम बोले, आज तो मैं शाम में ही खाना खा लिया था, कल मैं आपके घर आ जाऊंगा, हम साथ बैठकर खाना खा लेंगे। तीनों बड़बड़ाते हुए चले गए कि तुम चौधरी के लायक नहीं हो, तुम्हें पता नहीं किसने चौधरी बना दिया। अरे चौधरी के यहाँ 10 लोग आते जाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तुम एक आदमी को देखकर घबरा जाते हो। महातिम उनकी बात पर ध्यान न देकर दरवाजे पर सो रहे थे क्योंकि वे तीनों चले गए थे। उधर महातिम की माँ बहू से बोली कि दरवाजे से सभी चले गए हैं, महातिम को घर में बुलाकर खाना खिला दो। स्त्री महातिम को जगाने गई। महातिम सचमुच सो चुके थे। वह पत्नी के जगाने पर समझे कि कोई चोर आ गया है तो उन्होंने पत्नी को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, दौड़ो रे, मैंने चोर पकड़ लिया है। सबसे पहले महातिम के माता पिता ही पहुंचे। उन्होंने देखा कि महातिम बहू को ही पकड़ लिया है और चोर चोर चिल्ला रहा है। तो महातिम की माँ बोली, अरे बावले, एक बार देख तो ले कि तूने जिस चोर को पकड़ा है वह कौन है। महातिम ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुए। उधर गांव के लोग महातिम के दरवाजे पर आ चुके थे और पूछ रहे थे कि चोर किधर गया है। तब महातिम की माँ बोली, गांव के उत्तर की तरफ गया है। गांव वाले रात भर लाठी लेकर चोर को खोजते रहे, अब कोई चोर हो तब तो मिले। इस तरह महातिम के रोज नए नए कारनामे होते रहते थे। एक दिन एक अजीब मामला आया कि चौधरी जी, एक फैसला आपको करना है। गांव के मंदिर में एक नकली विद्वान आया था। वह अपने को जागोपुर का बता रहा था। उसे कथा सुनानी थी, मगर उसका नियम था कि पहले दक्षिणा जमा करो, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। गांव वालों ने दक्षिणा जमा कर दिया तो वह सारा दक्षिणा लेकर अपने गांव चला गया और बोल गया कि कल से कथा सुनाऊंगा। मगर 1 सप्ताह हो गया, वह आया ही नहीं। लगता है वह ठग था। आप जागोपुर जाकर सबका दिया हुआ दक्षिणा उस हरामखोर से वसूल लाइए। महातिम अब चौधरी थे तो गांव वालों की बात माननी ही थी, तो वह जागोपुर के लिए निकल गए। वहां भृगु विद्वान का घर पूछते हुए गए तो घर में उसकी पत्नी मिली। वह पहले ही रोना लेकर बैठ गई कि मुआ मुझे धोखे से ब्याह लाया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मगर यहाँ आने पर पता चला कि वह तो अपने माँ बाप की कहानी भी नहीं जानता, उसे ठीक से धोना भी नहीं आता, बस एक ठगी की कला जानता है। भोले भाले लोगों को बहलाता है और ठग कर शहर में चला जाता है। वहीं उसने दूसरा विवाह कर लिया है। आप वहीं जाओ। महातिम अब किसके पीछे घूमते। वह घर चले आए और गांव वालों से बोले, ये सब काम चौधरी का नहीं है, ठगी से खुद बचना है। तुम लोगों को कथा ही सुननी है तो रामू पंडित से सुन लो, वह अच्छी कथा सुनाता है, उसे कुछ दोगे तो गरीब का पेट भर जाएगा। गांव वाले अपने घर लौट गए। अब वे सावधान हो चुके थे। उधर
एक दिन महातिम की पत्नी मायका चली गई थी, तो पिता बोले, जाओ बहू को लेकर आओ। देखते नहीं तुम्हारी बूढ़ी माँ कब से चूल्हे में फूंक मार रही है। हाँ, जा रहे हो तो बिना बहू के वापस मत आना, भले वहां एक पखवाड़ा रहना पड़ जाए। महातिम पिता की बात मानकर ससुराल चले गए। ससुराल में चौधरी महातिम के साले, सरहज, साली सभी थे, तो सभी मिलकर महातिम का खूब स्वागत किए। महातिम ने अपनी बात बताई कि मैं पत्नी को साथ ले जाने के लिए आया हूँ, कल सुबह ही जाना है। तब उनकी सास बोली, अरे हमारे गांव में भगवान की कथा चल रही है, 1 सप्ताह तक कथा चलेगी। अब बेटी आ गई है तो कथा सुनकर ही जाएगी। अच्छा होगा कि आप भी कथा सुन लो। अरे सिर्फ 1 सप्ताह की तो बात है, देखते देखते निकल जाएगा। महातिम ने ससुराल में रहना पसंद कर लिया। बोले, कोई बात नहीं, मैं ठहर जाऊंगा। उधर उनके ससुर ने कहा कि चौधरी आप आ गए तो हम एक भैंस खरीद लेते हैं। मुझे भैंस खरीदने का कोई अनुभव नहीं है, आप चौधरी हो तो हर चीज की जानकारी रखते हो। हम कल जागोपुर गांव चलेंगे, वहीं एक आदमी के पास बहुत अच्छी नाश की भैंस है। दोनों दूसरे दिन भैंस खरीदने के लिए जागोपुर गए, मगर वह भैंस बिक चुकी थी। तो महातिम अपने ससुर के साथ घर लौट आए और विचार करने लगे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद तय किया कि हम कल तिलकपुर के लिए जाएंगे। महातिम खा पीकर आराम से बैठक में सो रहे थे। उनकी आए 2 दिन हो गए, मगर एक बार भी पत्नी से नहीं मिल पाए थे, उसे समाचार भी नहीं पूछ पाए थे। वह सोचे कि पत्नी को खुद चाहिए कि मुझसे मिलकर मेरा हालचाल जाने, सास ससुर का हाल जाने। अरे जब हम पति पत्नी है तो इसमें शर्माने जैसी क्या बात है। उधर स्त्री को मौका ही नहीं मिल रहा था। वह भी चाह रही थी कि पति से एक बार मिल ले, मगर कहीं भाई भाभी तो कहीं बहन, कहीं माता पिता चारपाई बिछाकर रात में सोए रहते थे। तो अब उनके सामने पति से कैसे मिले। रात में पैर दबाकर भी दरवाजे पर जाती है तो भाई महातिम के पास ही सोया है। वह 2 दिन तक तो संकोच करती रही, मगर तीसरी रात में सोची कि वह पति के पास जरूर जाएगी। अरे कौन सा यहाँ उनके चारपाई पर सोना है, दूर से ही हाल पूछकर लौट आएगी। वह घर के सभी सदस्यों के सोने का इंतजार कर रही थी कि तभी देखी कि उसकी बहन उठकर घर से बाहर निकल गई है। वह बहन के पीछे निकल गई कि देखूं कि कहाँ जा रही है। उसे शक था कि मेरे पति के पास जाएगी, जरूर कामिनी का दिल मेरे पति पर आ गया है। वह जब पीछे पीछे घर से बाहर आई तो उसकी सोच गलत निकली। उसकी बहन गली का रास्ता पकड़कर आगे जा रही थी। स्त्री ने महातिम को धीरे से जगाया और बोली, जल्दी मेरे पीछे आओ। महातिम बोले, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, कोई देख लेगा। तब स्त्री बोली, हमें देखकर भी कोई कुछ नहीं कहेगा, हम पति पत्नी हैं, मगर मैं जो दिखाने जा रही हूँ उससे सबकी नाक कट जाएगी। आप मेरे पीछे आओ। दोनों उस लड़की के पीछे चल दिए। महातिम समझ गए कि आगे जा रही लड़की उनकी साली है और पत्नी ने घर वालों से इसलिए नहीं बताया कि वे इसे मार डालेंगे। मगर यह कहाँ जा रही है। लड़की चलते चलते गांव से बाहर आ गई। वह अब एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। वह दाएं बाएं पलटकर देखी। उसे विश्वास हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं है, तो एक बार ताली बजाई। पास के एक झाड़ी से एक लड़का निकलकर आया और लड़की से बोला, देखो तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मेरा विवाह मेरे पिता ने कहीं और तय कर दिया है। यदि मैं पिता का कहना नहीं मानता तो मुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं अपने पिता की जायदाद नहीं छोड़ना चाहता, मैं गरीबी में जीवन नहीं गुजारना चाहता। तुम मुझे भूल जाओ। लड़की बोली, कमीने, तू मेरे साथ 1 साल तक खेलता रहा, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी और अब कहता है कि मुझे भूल जाओ। तुझे नहीं पता कि मेरे पेट में तेरी औलाद पल रही है। तू यदि मुझे छोड़ देता है तो मेरे पास मरने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। वह लड़का बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। ये रास्ता नदी की तरफ जाता है, तुम इसे पकड़कर सीधे चली जाओ। तुम्हारे मर जाने से तेरे माँ बाप के साथ साथ हमारी भी इज्जत बच जाएगी। महातिम से अब रहा नहीं गया। वह झाड़ी से निकलकर लड़के के सामने खड़े हो गए और बोले, लड़की के मर जाने से तुम्हारी इज्जत नहीं बचने वाली, इज्जत तुम्हारे मरने से बचेगी। तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और गले में फंदा डालकर कूद जाओ, बस थोड़ी देर में मर जाओगे। लड़का बोला, मैं क्यों मरूं और आप कौन हो। महातिम बोले, ये तो तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा।
अरे पिल्ले, लड़की की इज्जत से खेलता है, फिर उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है। मगर मैं जब तुझे मरने को कहता हूँ तो तेरी जान प्यारी क्यों हो गई है? तेरी जान की तरह ही सबकी जान है, तेरी इज्जत की तरह सबकी इज्जत है। तू जल्दी से इस लड़की से विवाह करने को राजी हो जा, वरना हम तेरी कब्र खोद देंगे। वह लड़का बोला, नहीं, मैं इस लड़की से विवाह नहीं कर सकता। जो लड़की रात में किसी के बुलाने पर घर से बाहर आ जाती है तो वह किसी के भी बुलाने से आ जाती होगी। मैं ये कैसे मान लूं कि इसके पेट का बच्चा मेरा है? यह भरोसे के लायक नहीं है, ये स्वच्छंद स्त्री है। मातिम इतना सुनते ही लड़के को 4-5 पटकने लगा दिए। बोले, मैं इसी तरह पटक पटक कर तुझे मार डालूंगा, और तेरी मजबूरी है कि मर जाएगा, मगर मुंह से उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि गांव के लोग जान गए तो तू ही नहीं, तेरा बाप भी मारा जाएगा, तेरा खानदान आज ही मिट जाएगा। लड़का जल्दी से महातिम के पैर पकड़ लिया और बोला, मैं विवाह को तैयार हूं, मेरा विवाह करा दो। मातिम ने जरा भी देर नहीं की, वह दोनों को मंदिर में ले गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों मिलकर दोनों का विवाह करा दिया और दोनों को लेकर घर लौट आए। घर वालों को पता चला कि पाहुना तो दरवाजे पर नहीं है और दोनों बहनें भी घर से गायब हैं, तो वे अचंभित हो गए कि महातिम दोनों को लेकर घर आ गए हैं। घर वाले महातिम पर नाराज हुए कि आपने ये क्या करा दिया, हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। तब उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया। वह बोली, इज्जत तो साफ बच गई है, नहीं तो कल आप लोग गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मेरी बहन 1 साल से इस लड़के के साथ नया गुल खिला रही थी, मगर आज तो यह इसे मरने की सलाह दे रहा था। अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसे घर के अंदर बंद करो, कल इसका बाप खुद बहू और बेटे को ले जाएगा। घर वालों ने उस लड़के को घर में बंद कर दिया। वह लड़का कोई साधारण नहीं था, वह फूलपुर के बड़े सेठ भिखारी सेठ का बेटा गरीबन था। जब सुबह में भिखारी सेठ को पता चला कि उसका बेटा कपालिया में कैद कर लिया गया है तो वह भड़क उठा और अपने मुनीम खिचड़ू से बोला कि मैं राज दरबार जाऊंगा और राजा से फरियाद करूंगा कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ है। तब मुनीम बोला, सेठ, आप खुद अपने जाल में फंस जाओगे, आप जानकर अनजान बन रहे थे। मैं कई बार आपको समझाया था कि लड़के के कदम दूसरे गांव जा रहे हैं, मगर आप कह देते थे कि जहां शहद होगा वहां मक्खी बैठेगी ही, तो शहद में आपकी मक्खी चिपक गई है। अब उसे बचाने के चक्कर में गलत रास्ता अपनाओगे तो डूब जाओगे। आप जानते हो कि किस जुर्म में आपका बेटा कैद है। मुझे तो यह भी पता चला कि गांव वालों ने आपके बेटे का विवाह उस लड़की से करा दिया है। अगर सारे गांव वाले राज दरबार चले गए तो सोचो फिर क्या होगा। इसलिए किसी लफड़े से बचना है तो डोली लेकर जाओ और बहू को अपने घर ले आओ। बेटे ने जो फसल लगा दी है उसकी उपज काटने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ को भी लगा कि ज्यादा बात बढ़ाने पर और लफड़ा बढ़ेगा, अब इसे चालाकी से हल करने में ही भलाई है। तो सुबह में डोली और कहार लेकर वह खुद गया और लड़की की विदाई करा बेटे के साथ अपने गांव फूलपुर लौट गया। उधर घर वाले महातिम पर बहुत खुश थे कि उन्होंने उनकी इज्जत बचा ली थी। चौधरी हो तो महातिम जैसा जो बल से फैसला करा दे। हम लोगों का बहुत बड़ा खर्चा भी बच गया, किसी बड़े के यहाँ विवाह करने में हम लोग खुद बिक जाते। अब महातिम के ससुर की समस्या एक भैंस पर अटक गई थी। घर वालों को 1 महीने से दूध नहीं मिल पा रहा था। किसान आदमी का सबसे प्रिय दूध दही होता है। वह महातिम को साथ लेकर नगदिलपुर चले गए। वहां एक कर्मकार ने भैंस पाल रखी थी। उसकी भैंस गजब की अच्छी थी, इसलिए उसने भैंस के गले में कदम की गुल्ली लटका दी थी कि किसी की नजर न लग जाए। महातिम ने देखा कि भैंस की सींग तो गजब की घुमावदार है, इस सींग के बीच से आदमी आर पार कर सकता है। अब आदमी अपनी अपनी तरह से देखता है, कोई स्त्री को माँ के रूप में देखता है, कोई बहन के रूप में, तो कामी काम की दृष्टि से देखता है। उसी तरह भैंस गाय का भी हाल है। कसाई उसे वजन के हिसाब से दाम लगाता है, किसान दूध देखकर कीमत लगाता है। सबकी अपनी अपनी नजर है। तो महातिम को भैंस की सींग पसंद आ गई। हालांकि भैंस का थन भी ठीक ठाक था, वह आराम से 7-8 सेर दूध दे सकती थी। तो महातिम ने उस भैंस को खरीद लेने पर जोर दिया। हालांकि महातिम के ससुर के पास उतने पैसे नहीं थे, तो वह आनाकानी करने लगे थे कि हम कोई सस्ती भैंस देखकर खरीद लेंगे। मगर जब महातिम ने कह दिया कि मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हो, तब ससुर बोले, नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता।
महातिम बोले, ये पैसा मेरा कहाँ है? ये पैसा आपकी बेटी का है और बेटा बेटी का फर्ज है कि तन से, धन से, मन से मदद करें। आप निसंकोच भैंस खरीदो, मैं भैंस का पैसा दे देता हूं। दोनों ने भैंस को खरीद लिया और घर लेकर आ गए। भैंस महातिम को इतनी पसंद आ गई थी कि वह उसे लगातार देखे जा रहे थे। उनको अचानक से मन में आया कि क्यों ना मैं भैंस के सीन में प्रवेश कर जाऊं और बाहर निकल जाऊं। फिर सोचे कि ससुराल में हूं, किसी ने देख लिया कि चौधरी भैंस के सीन में घुस गया है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और फिर भैंस भी तो उछल कूद कर सकती है। ये विचार कर उस वक्त तो फैसला टाल लिया, मगर मन में एक कसक थी कि मैं एक बार भैंस के सींग से पार कर जाता तो कितना मजा आता। वह इधर उधर देखे तो सभी घर में थे। वह सोचे कि साला दोपहर में घास को जाएगा, मेरी पत्नी अपनी माँ और अपने भाभी के साथ कथा सुनने चली जाएगी तो ससुर भी कथा सुनने चले जाएंगे। वे मुझे भी साथ चलने को कहेंगे तो मैं बहाना बना दूंगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर पर रह जाऊंगा। जब सभी चले जाएंगे तब उसके बाद मैं भैंस के सीन में प्रवेश कर जाऊंगा, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये विचार कर महातिम घर पर ही रह गए। हालांकि उनके ससुर ने कहा था कि साहब कथा सुनने चलो। जाते वक्त पत्नी भी इशारा कर गई थी कि कथा सुनने आ जाना। महातिम ने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर ससुर से बहाना मार गए कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, मुझे घर पर ही रहने दो। यह सुनकर वे महातिम को छोड़कर कथा सुनने चले गए। महातिम को बहुत अच्छा मौका मिल गया। वह अब जल्दी से भैंस के सीन के अंदर से पार कर जाना चाहते थे। हालांकि भैंस अभी खड़ी थी। खड़ी भैंस के सीन में घुस जाना आसान नहीं था, तो उसके बैठने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद भैंस बैठ गई तो महातिम खुशी के मारे उछल पड़े, जैसे सुहागरात मनाने जा रहे हो, जैसे उन्हें परमानंद की प्राप्ति होने जा रही हो। वह जल्दी से भैंस के पास गए और भैंस के सींग में अपना सिर घुसा लिया। वह अभी आधा ही घुस पाए थे कि भैंस को बहुत बुरा लग गया। उसे लगा कि यह आदमी मेरे सींग में हमेशा के लिए सेट होने जा रहा है, तो वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जोर लगाया तो खूंटा चटक गया। अब भैंस बेतहाशा दौड़ लगा दी। जब गली से भागी तो कई आदमियों ने देख लिया कि हीरापुर का चौधरी महातिम भैंस के सींग में फंस गया है। वे भैंस को पकड़ने का प्रयास किए, मगर भैंस भागकर कथाशाला के पास पहुंच गई। वहां कथा सुन रहे सैकड़ों लोगों ने घेर कर भैंस को पकड़ लिया तथा तेल लगाकर किसी तरह सरकाकर महातिम चौधरी को सीन से बाहर निकाला। अब महातिम की पत्नी बिना जाने नहीं रही थी कि मेरा चौधरी ही भैंस के सीन में फंस गया है। वह बहुत गुस्से में महातिम के पास आई और बोली, तुम पगला तो नहीं गए हो? अरे भैंस की सींग में घुसने की क्या जरूरत थी? तुम इसी तरह कह देते कि अब तुम यहाँ मत रहो, घर चलो, तो मैं साथ चल देती। अब कटा दी ना मेरी नाक। गांव वाले क्या कहेंगे कि फूल माथिया का पति भैंस के सींग में फंस गया था। मेरी सहेलियां मेरे पर हंसेंगी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ तो सोच लेते। मातिम बोले, भाग्यवान, रात भर सोचा था तब जाकर सीन में फंसा था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, बिना विचार किए कोई काम नहीं करता। उधर कथाकार सुना रहे थे कि यह चौधरी तो एक अपवाद है जो सींग में फंसा था। वास्तव में देखा जाए तो ज्यादातर इंसान अपना सिर सींग में फंसा लेते हैं। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो तीसरा उसमें दखल दे देता है, तो पहला अपना पिंड छुड़ाकर भाग लेता है और फिर दखल देने वाला उसमें फंस जाता है। इंसान लालच में, काम के उन्माद में, मन के बहकावे में गलत हरकत करता रहता है। आदमी को सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। सारी इंद्रियां खुद नियंत्रण में आ जाएंगी, मगर जब मन पर लगाम नहीं रहेगा तो आदमी का भैंस के सींग में फंसना तय है। उधर महातिम सिर झुकाए ससुराल वाले घर आ गए थे। उधर उनका साला कह रहा था कि पाहुना की कोई नई आदत नहीं है, ये तो पुश्तैनी है। इनके घर के ऊपर कौवा बैठता है तो ये सीढ़ी हटा देते हैं कि देखता हूं कैसे उतर आते हो। एक बार तो इनकी भैंस कुएं में गिर गई थी तो ऊपर से घास दिखा रहे थे कि निकल आओ। अब यह चौधरी है, इनका अपना एक अलग सिद्धांत है। पत्नी बोली, देख लिया ना गलत काम का नतीजा। कल पूरे गांव के लोग आकर आपका मजाक उड़ाएंगे। आप भोर में ही यहाँ से निकल चलो। महातिम दूसरे दिन पत्नी के साथ हीरापुर आ गए। वह रास्ते में महातिम को समझाई कि जो आपने किया सो किया, मगर अपने घर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। अपनी बेइज्जती वाली बात कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए।
पति पत्नी की अंदरूनी बात कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी की शिकायत या उसकी कोई कमी किसी से नहीं कहनी चाहिए। अपनी साले की गलती भी किसी से मत कहना। अपनी शाबाशी के लिए उसकी इज्जत मत उछाल देना। मातिम बोले, देखो 100 बात की एक बात, मैं अब तुमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा। मुझसे अब गलतियां हो जाती हैं। पता नहीं किस कारण मुझ में बेवकूफी आ गई है। उनके पिता बोले, बेटा अब जाकर तुझे अक्ल आई है। यदि जरा भी अक्ल होती तो तू चौधरी ही क्यों बनता। अब तू पत्नी की बात पर चला कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। मातिम, देखो पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। उसकी सलाह नहीं मानने वाला पति हमेशा मुश्किल में रहता है। पत्नी की बात सुनना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आंख बंद कर सुनना गलत है। वह यदि भले की बात करती है, तुमसे चतुर है, तो उसकी बात सुनो। मगर मंदबुद्धि है तो फिर नर्क का रास्ता भी दिखा सकती है। इसलिए पहले पति पत्नी को एक दूसरे के सही फैसले का सम्मान करना चाहिए। मातिम अब पिता से कैसे कहें कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत चतुर है। इस तरह मातिम अपने पत्नी की बात मानकर चौधराहट करते हुए अपने घर में रहने लगे। छोटी सी सीख, जीवन में बड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही सलाह को समझना। जब आप मुश्किल में हो तो अपनों की समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें पहले तो एक बेटा शादी के नाम से ऐसा डरता है कि बस पूछिए मत, और फिर उसी का बेटा इतना होशियार निकलता है कि दुनिया को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और अक्लमंदी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्यारे से परिवार ममता हिंदी कहानियाँ चैनल बॉन में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टिप्पणी में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले एक गांव था, रामपुर। उस गांव में एक सोहन नाम का किसान रहता था। सोहन काफी मेहनती किसान था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। वह एक अमीर किसान था जिसके पास 80 बीघा जमीन थी और 20 बीघा में बाग था। बाग में इतने फलदार वृक्ष थे कि उससे इतनी आमदनी होती थी जो खेती से भी ज्यादा थी। हालांकि सोहन अब भी कुंवारा था। माता पिता चाहते थे कि जल्दी से बेटे का ब्याह हो जाए, मगर वह अभी ब्याह के नाम पर आनाकानी कर रहा था। वह ब्याह के नाम से काफी डर रहा था। उसके डर का कारण था कि पड़ोस में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसकी माँ चाहती थी कि बहू बहुत ताकतवर मिले, जो बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और सोहन की बराबरी कर ले। उसी की तरह खेत और बाग भोला के पास भी हो जाए। तो उसने बहुत खोजबीन कर बेटे का ब्याह एक पहलवान औरत से करा दिया। इधर भोला सीकिया पहलवान था, एक हड्डी का आदमी। भोला जहां 40 शेर का था तो औरत 200 शेर की थी। अब उसका शरीर ही इतना भारी था कि वह काम क्या करती। वह तो जिस चारपाई पर बैठ जाती उसका राम नाम सत्य हो जाता। खाने बैठती तो 10 एक आदमी का खाना आसानी से खा जाती। कहाँ भोला की माँ अमीर होने का सपना देख रही थी, अब बहू का भोजन देखकर भिखारी बन जाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन भोला की माँ ने समझाया कि बहू थोड़ा कम खाया कर। कम खाना और गम खाना दवा की तरह काम करता है, इसलिए मेरी बात पर ध्यान दिया कर। तब बहू बोली कि माँ जी, मैं बहुत शर्माते हुए बस थोड़ा खा रही हूँ, वरना कोई भोजन खाने की प्रतियोगिता कराकर देख लो। आपके आधे गांव का भोजन नहीं खा गई तो फिर कहना। भोला की माँ यह सुनकर बेहोश होते होते बची थी। उसे अब सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। जिस बहू को बड़ी प्रेम से पसंद करके लाई थी कि वह बहुत तगड़ी है, 10 आदमी का काम अकेले निपटा देगी, मगर वह काम एक आदमी का भी नहीं करती। हाँ, भोजन 10 आदमी का जरूर निपटा देती। भोला की माँ ने कहा कि बहू देख, तू हम सबके बराबर ही खाया कर। काम तो छूकर नहीं करती, खा जाती है सारे घर का खाना। तुम्हें शाम से बहुत कम खाना मिलेगा। अब बहू बोलती कि आपके बाप का राज है क्या कि कम खाना मिलेगा। अरे, इस घर की बहू हूं, मुझे भरपेट खाना खाने का पूरा अधिकार है। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना माँ बेटे की सूखी टाने चटकाने में देर नहीं करूंगी।
अगर आपकी पैर की मालिश भी मन से कर दी तो सोच लो खुद से कि आप चटनी बन जाओगी। इसलिए तुम दोनों बाहर मन लगाकर काम करो और मैं घर की बहू हूँ, सास के जीते जी तो मैं घर के अंदर ही रहूंगी। ये बात माँ ने भोला से बताई कि बेटा, तेरी पत्नी तो हमारे लिए अभिशाप बन गई है, जल्दी से कोई उपाय कर, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भोला बहुत जोश में पत्नी के पास गया और पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया। तो पहलवान पत्नी को भी जोश आ गया, उसने भोला को घर से बाहर गेंद की तरह उछाल कर फेंक दिया। इस घटना को सोहन ने अपनी आंखों से देख लिया था तो डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। उसे लगा कि हर किसी की पत्नी इतनी ही खतरनाक होती है। वह सोच लिया कि ब्याह ही नहीं करेगा। माता पिता उसे समझाकर थक गए थे, मगर वह ब्याह को राजी नहीं था। एक दिन सोहन के पिता ने सोहन को अपने दोस्त के घर उसकी बेटी के ब्याह के निमंत्रण पर भेजा। तो सोहन खाने पीने और दावत उड़ाने का शौकीन था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के पिता के दोस्त के गांव चला गया। समय के अनुसार वहां दरवाजे पर बारात आ लगी। द्वार पूजा की रस्म पूरी करनी थी। उधर बारात के दूल्हे का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और एक आदमी उसे हाथ पकड़कर एक अंधे की तरह लेकर आ रहा था। ये सब तमाशा घर के अंदर से लड़की ने देख लिया। वो बहुत चतुर लड़की थी, समझ गई कि यहाँ दाल थोड़ी काली नहीं है बल्कि पूरी की पूरी काली है। लड़का अंधा है, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो इस बात को माता पिता से कहना चाह रही थी, मगर सोची कि यह हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, ऊपर से इज्जत की दुहाई देने लगेंगे। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। वह अपनी एक सहेली से बोली कि सखी, तू मेरे लिए एक काम कर दे, दूल्हे के चेहरे से सेहरा किसी तरह नीचे गिरा दे ताकि मैं अपने होने वाले खूबसूरत वर को देख सकूं। सहेली बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी गिरा देती हूँ। वह धीरे से दूल्हे के पास गई और दूल्हे के सिर पर बंधा सेहरा गिरा दिया। सेहरा गिरते ही वहां खड़े लोग काफी गुस्से में भर गए कि ये तो सरासर धोखा है। आपने ब्याह के लिए कोई और लड़का दिखाया था और यहाँ चुपके से इस अंधे से ब्याह कराने की फिराक में पड़ गए थे। असली लड़का कहाँ है, उसे लाओ। लड़के वाले गाल बजाने लगे कि आप लोगों ने इसे ही पसंद किया था। ये लड़का कोई बुरा थोड़े ही है, सिर्फ इसकी आंख नहीं है तो क्या हुआ, इसका सारा शरीर ठीक है। आपके पास भले 10 बीघा खेत हो, मगर बिना किसी मेहनत के ये 10 आदमी का पेट भर सकता है। इसके पास एक आम का पेड़ है जो चौराहे पर सड़क किनारे है, ये वहीं बैठ जाता है, फिर तो पैसे बरसने लगते हैं। तब सोहन बोला कि ई साला भिखमंगा भी है, पेड़ के पास बैठकर भीख मांगता है। तब बाराती बोले कि नहीं बचवा, ऐसी बात नहीं है, ये किसी से कुछ नहीं मांगता, लोग खुद ही दे देते हैं तो ये क्या करे। किसी को कोई अपने आप पैसा दे दे तो कोई छोड़ेगा थोड़े। आप लोग इस लड़के को भिखमंगा कहकर अपमानित न करो। सोहन बोला कि साले, पहले तो गलती करते हैं और फिर गलती पर पर्दा डालने के लिए गाल बजा रहे हैं। ये लातों के देवता है, वे ना पीते मानेंगे नहीं, मारो सालों को। उधर लड़की सोहन के व्यवहार पर काफी खुश नजर आ रही थी कि कोई समझौता जैसी बात नहीं कर रहा, इन सालों को पीटना ही चाहिए। सोहन के ललकारने की देर थी, गांव वाले लाठी लेकर पिल पड़े। बाराती तो पहले से ही सजग आए थे, उन्हें पता था कि घर वालों को यदि धोखाधड़ी का पता चल गया तो वहां से कोई भी सलामत बचकर नहीं आएगा। गांव वाले मार मार कर कचूमर बना देंगे। तो वह तैयार थे। दूल्हे का सेहरा मुंह से गिरते ही अंजाम जान गए थे। तो लड़के के घर वाले और कुछ रिश्तेदार को छोड़कर सब भाग गए थे और जो बचे थे उनका स्वागत गांव वालों ने ऐसा किया कि धोती कुर्ता के साथ लंगोटी भी फट गई। गांव वाले पूछे जा रहे थे कि आखिर तुम लोगों ने जो लड़का दिखाया था ये वही लड़का है या कोई और है। तो लड़के के पिता को सच बोलना पड़ा कि नहीं, वह दूसरा लड़का था। तब सोहन बोला, तो वह कहाँ है? तब लड़के के पिता ने बताया कि वह मेरे गांव के साहूकार का लड़का था, वो नहीं आया है, वो पहले से ब्याहा हुआ है और 2 बच्चों का पिता है। सोहन बोला कि साले अंधे को दूल्हा बनने का बड़ा शौक है, उसका भी स्वागत कर दो, एक टांग तो उसकी टूटनी ही चाहिए। गांव वाले बोले कि बदमाश को पहले ही भगवान ने सजा दे दी है, फिर भी अपना जीवन सुधारने के बजाय धोखाधड़ी कर रहा है। गांव वालों ने मारपीट कर सभी को भगा दिया। गांव वाले और सोहन काफी खुश थे कि हम लोगों ने एक बहुत ही नेक काम कर दिया है, एक लड़की को बर्बाद होने से बचा लिया है। तो लड़की का बाप दुखी था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। किसी की लड़की की बारात लौट जाती है तो फिर दोबारा उसका ब्याह नहीं हो पाता।
कोई भी भला आदमी उससे ब्याह कर ही नहीं सकता। अब क्या होगा, इस चिंता में काफी परेशान था। वो गांव वालों पर काफी नाराज हुआ कि तुम लोगों ने बनाया खेल बिगाड़ दिया, बारातियों को भगा दिया। हम बातचीत से कोई हल निकाल सकते थे, बारात में आए किसी लड़के से लड़की का ब्याह करा सकते थे, मगर जब सभी भाग गए तो कोई उपाय नहीं बचा है। गांव वाले बोले कि हमने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि आपके मेहमानों और रिश्तेदारों के कहने पर किया है। इस लड़के ने ही कहा था कि इन्हें मारो, तो हम सभी ने उन्हें पीट दिया और हमें लगता है कि कोई बुरा काम नहीं किया। वैसे लुच्चे लोगों को पीटना ही चाहिए। वैसे आप दुखी न हो, आप दिमाग से काम लो। ये ललकारने वाला लड़का भी कोई बुरा नहीं है। आपकी बेटी राधा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपका मेहमान है, इससे बात करो। ये बात सुन लड़की के पिता की आंख चमक उठी कि अरे, गोद में बच्चा और नगर में ढिंडोरा। मुझे ये बात ब्याह के वक्त ही मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मेरे दोस्त का भी एक बेटा है सोहन। वह सोचा कि अपना जूता निकालकर अपने कपार पर 10 जूते मारूं कि मुझे लड़की की शादी तय करते वक्त ही ध्यान में क्यों नहीं आया। मगर सोचा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सोहन से बात करता हूँ। वो सोहन को एक तरफ ले गया और बोला कि बेटा, अब मेरी इज्जत पर आन पड़ी है, अब तू ही मेरी इज्जत बचा सकता है। सोहन बोला, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब लड़की के पिता बोले कि तुम देख रहे हो कि बारात चली गई है और उसे भगाने में तुम्हारा भी पूरा योगदान रहा है। तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए पूरा सहयोग किया है, मगर यह सहयोग अभी अधूरा है। तुम उस लड़की को पूरा सहयोग दो कि उसका घर बस जाए, उसके माथे पर कलंक का टीका न लगे। सोहन बोला कि आप खुलकर बताओ कि मुझे क्या करना है। तब लड़की के पिता बोले कि देखो, तुम मेरे मित्र के बेटे हो, इसलिए मेरा सहयोग करना तुम्हारा फर्ज है। तुम मेरी बेटी राधा से ब्याह कर लो। ब्याह का नाम सुनते ही सोहन सिहर उठा, बोला, नहीं, मैं भला ब्याह कैसे कर सकता हूँ। मैंने ब्याह के बारे में सोचा ही नहीं है, और फिर मेरे पिता भी तो यहाँ नहीं है। तब लड़की के पिता बोले कि ब्याह के लिए सोचने जैसी कौन सी बात है, तुम्हें कोई सजा थोड़े ही दी जा रही है। और रही बात तुम्हारे पिता के ना होने की, तो इस वक्त लड़की और लड़के का पिता मैं ही हूँ। तुम अब देर मत करो, चलो हम तुम्हारा ब्याह करा देते हैं। राधा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ ब्याह कर बहुत खुश रहोगे। सोहन बोला, नहीं, मुझे खुश नहीं रहना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ब्याह करना ही नहीं है। गांव वाले बोले कि तुमने ही सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है, अब तुम्हें ही राधा से ब्याह करना होगा। सोहन बोला कि यह क्या जबरदस्ती है, मैंने बोल दिया कि मुझे ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। गांव वाले बोले कि साला इस तरह नहीं मानेगा, मारो घुमाकर 4 लाठी, अभी इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस क्या था, 3-4 लोग सोहन को मारने के लिए टूट पड़े। वो तो ऐन वक्त पर राधा आकर सामने खड़ी हो गई तो सोहन की जान बच गई, वरना गांव वाले कचूमर निकाल दिए होते। राधा बोली कि आप लोग नाहक इन्हें मार रहे हैं, अगर मैं इन्हें पसंद नहीं हूं तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोग 1 मिनट मुझे भी मौका दो कि इनसे पूछ सकूं कि मेरे में क्या कमी है। सोहन ने उस लड़की को देखा तो देखता रह गया। गजब की खूबसूरत थी, सुंदर, छरहरा, गठीला शरीर मन को मोह ले रहा था। लड़की का पिता बोला कि अब तुम ही इसे घर में ले जाकर समझाओ। राधा हाथ पकड़कर सोहन को घर में ले गई। वह एक बार भी अंदर जाने से मना नहीं किया। लड़की अंदर ले जाने के बाद बोली कि आप मुझसे ब्याह क्यों नहीं करना चाहते? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं कोई डायन लगती हूँ, या मैं कोई जानवर जैसी दिखती हूँ? क्या मेरे मुंह में विष भरा है? सोहन बोला, नहीं, आप बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत हो, आप मुझे बहुत पसंद भी हो। मैं तो अपना ब्याह अपने माता पिता की मर्जी से चाहता हूँ, मैं ब्याह आपसे ही करूंगा। आपको देखने के बाद मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। लड़की बोली, तो मैं कहाँ कहती हूँ कि आप अपने माता पिता के खिलाफ जाकर ब्याह करो। आप उनका भी मान रखो, वह सब करो जो माता पिता ने आपके लिए सोच रखा है, मगर आप इस वक्त ब्याह की रस्म पूरी कर दो, जिससे कि मेरे माता पिता की इज्जत पर आंच ना आए, और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आप जितना कर सको सब करो। 1 सप्ताह तक खुशियां मनाओ। सोहन बोला, आप जैसा कहो, मुझे सब मंजूर है। लड़की बोली कि यह बात अब आप मेरे पिता से जाकर कहो कि मुझे लड़की पसंद है, अभी ब्याह करूंगा। ये बात मैं नहीं कह सकती।
मैं आपको पिटता नहीं देख सकती थी, इसलिए लोक लाज का त्याग कर आपको बचाने सामने आ गई थी। अगर कोई आपको मारता तो पहला डंडा मेरे ऊपर गिरता। क्योंकि अब आप पर कोई खतरा नहीं है, तो आपका फर्ज है कि आप बाहर जाकर अपनी बात कहो। सोहन घर से बाहर आया और बोला कि मुझे अभी ब्याह करना मंजूर है। मैं तो सिर्फ अपने पिता का मान रखने के लिए बाद में ब्याह चाहता था, मगर मैंने सोच लिया है कि ब्याह के बाद भी हम उत्सव मना सकते हैं। आप बिना देर किए ब्याह की रस्म पूरी कराइए और ब्याह के बाद जाकर मेरे पिता से बात कर लीजिएगा, ताकि वह मुझ पर नाराज ना हो। लड़की का पिता बोला कि तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो, उनसे बात करने के लिए बेटी को तेरे साथ ही भेज दूंगा। इस तरह सोहन का ब्याह हो गया और सुबह में अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया तो उसके माता पिता हैरान हो गए कि सोहन ने यह क्या कर दिया। शायद मेरे मित्र की लड़की को भगा लाया है। उस सोहन पर काफी नाराज हुए कि नालायक, तुम मेरे मित्र की लड़की को भगा लाया है। सोहन सफाई दे रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मेरी बात सुनो, आपके मित्र बड़ी मुश्किल में आ गए थे, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी होने वाली थी। तो सोहन के पिता बोले कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तब लड़की बोली कि पिताजी, यह ठीक कह रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे। तब सोहन के पिता बोले कि तुम चुप रहो, तुम इसके साथ भागकर आ गई हो तो इसके हाँ में हाँ मिलाओगी ही। जब तक मेरा मित्र आकर नहीं कहेगा कि उसने अपनी इच्छा से तुम दोनों का ब्याह कराया है, मैं घर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। सोहन पत्नी की तरफ देखा और बोला कि देखो, मैं कह रहा था कि यही होने वाला है। आपके पिता से भी कहा था कि वह मेरे पिता से चलकर बात कर ले, मगर नहीं, वो नहीं आए। उनको अपनी बेटी पर भरोसा था। अब मेरे साथ तुम भी भुगतो। तभी सोहन की माँ बोली कि अरे, ये क्यों भुगतेगी, इस बेचारी का क्या दोष है। वो बहू को घर के अंदर लेकर जाने लगी तो लड़की ने मना किया कि नहीं, मैं पति के बगैर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं तो आप लोगों को पहचानती तक नहीं, तो अनजान घर में प्रवेश कैसे कर जाऊं। मैं विवाहिता स्त्री हूँ, कोई भगाकर नहीं लाई गई हूँ। नियम के अनुसार ही आपके घर प्रवेश करूंगी। आप लोग जितनी देर हमें बाहर रोक कर रखोगे, उतनी ही ज्यादा आप लोगों की बदनामी होगी। बहू दरवाजे पर नहीं बैठाई जाती। तब सोहन की माँ बोली कि आप भी क्या पागलपन करते हो, पूरे गांव को तमाशा दिखाओगे। अरे, पहले बेटे बहू को घर के अंदर करो, जो भी इनसे गीला शिकवा होगा घर के अंदर करेंगे। आखिर माँ ने बेटे बहू का गृह प्रवेश करा दिया। तभी लड़की के पिता सोहन के पिता के पास आ गए और अपनी मजबूरी बताई तथा सोहन की खूब तारीफ की कि मुझे गर्व है आपके बेटे सोहन पर, जो मेरी डूबती इज्जत को बचा लिया। तो सोहन के पिता को भी अपने बेटे पर गर्व हुआ कि बेटा बहुत समझदार है, ये वह काम कर दिया कि मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बेमतलब उन्हें कोस रहा था। सोहन के पिता ने अपने पुत्र सोहन के ब्याह की खुशियां खूब धूमधाम से मनाई। इस तरह से समय गुजरने लगा। सोहन के ब्याह के कोई 3 साल गुजर गए तो उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। समय के साथ सोहन ने बेटे का नाम प्रेम रखा। प्रेम बहुत होनहार और चतुर था। उसमें बुद्धिमानी के गुण बचपन में ही दिख गए थे। तो पास पड़ोस की औरतें उसकी दादी और माँ से आकर कहती कि तुम्हारा बेटा प्रेम बहुत तेज है। तो माँ को लगा कि कोई औरत टोना टोटका कर देगी तो मेरा बेटा बेवकूफ हो जाएगा, तो उसे भरसक सबसे दूर रखती। शिक्षा भी उसे अपने घर में ही दी। जब कुछ बड़ा हुआ तो माँ ने समझाया कि बेटा, तुम हर जगह चतुराई मत दिखाओ। हमारे इस गांव में टोना टोटका वाली बहुत है, उन्हें किसी की खुशी नहीं सुहाती। वह तंत्र मंत्र से तेरी बुद्धि को कमजोर कर देंगी। इसलिए अच्छा है कि किसी के सामने तो कुछ बोल ही नहीं। इस दुनिया में स्वतंत्र होकर जीना है तो मंदबुद्धि बन जाओ। किसी की बात सुनकर भी अनसुनी कर दो। मत रखो किसी से फालतू का लगाव। मत बनाओ कोई मित्र और दोस्त। जब बड़े हो जाना तब अपने विवेक से काम करना, मगर अभी गांव की औरतों से दूर ही रहो। प्रेम छोटी उम्र में ही बड़ा हो चला था, यानी बड़ों की समझ रखता था। तो माँ के कहे अनुसार चलना शुरू कर दिया। वो किसी औरत से बात नहीं करता था। उसके कोई यार दोस्त नहीं थे। प्रेम एक होनहार और बहुत चतुर लड़का था, परंतु उसने जानबूझकर माँ के कहने पर अपना रहन सहन मूर्खों जैसा बना रखा था। गांव की औरतें अक्सर अपने में बातें करती थी, प्रेम बचपन में कितना चतुर था, मगर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी बुद्धि मंद पड़ रही है।
लगता है किसी टोना टोटके वाले ने तंत्र मंत्र कर दिया है। बेचारा मूर्ख हो गया है। उसे मूर्ख समझने के कारण उसका कोई भी मित्र नहीं था। गांव वालों को लगने लगा था कि एक नंबर का जाहिल है। गांव वाले सोच रहे थे कि मूर्खता के कारण प्रेम का ब्याह भी नहीं हो पाएगा। इस गांव में बहुत चतुर चालाक बिन ब्याहे पड़े हैं, तो इस मूर्ख को कौन पूछेगा। अरे, जगह जमीन और बाग बगीचे से क्या होता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस मूर्ख से अपनी बेटी ब्याहेगा। अगर कोई मजबूरीवश अपनी गरज टालने के लिए इस बेवकूफ से बेटी का ब्याह कर भी दिया तो इसकी बीवी 2-4 दिन में 10 जूतियां मारकर भाग जाएगी। पहले जमाने में किसी की शादी हो जाना सरकारी नौकरी मिल जाने के बराबर था। किसी गरीब गांव में तो आधे से अधिक नौजवान बिन ब्याहे रह जाते थे। लेकिन उसके पिता सोहन को सब पता था कि प्रेम जैसा इस गांव में कोई नहीं। इसकी फिक्र मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख पुत्रों की देखभाल माता पिता करते हैं, जबकि चतुर पुत्र माँ बाप की देखभाल करते हैं। किसी ने तो सोहन को सलाह भी दे डाली थी कि भैया सोहन, अपने इस लड़के का ब्याह किसी मंदबुद्धि लड़की से कर डालो। तुम पैसे के घमंड में मत रहो। इसी तरह समय गुजर गया तो प्रेम का ब्याह नहीं हो पाएगा। तब सोहन समझाता कि आप लोग चिंता न करो, जैसा आप लोग सोचते हो वैसा प्रेम नहीं है। हालांकि अब प्रेम बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता के कामों में हाथ भी बढ़ाने लगा था। रामपुर से 40 मील दूर एक बाजार था चंदनपुर, जहां का एक व्यापारी हर साल सोहन के बाग के फलों को खरीद लेता था। उस फल लदे बाग की बहुत उचित कीमत देता था, तो धीरे धीरे सोहन का मित्र बन गया था। मगर पिछले साल जब फल लेकर गया तो वह उधार लेते गया, और इस साल न तो वह फल लेने आया न उधारी लौटाने आया। उसने 6 महीने में लौटा देने की बात कही थी, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद वो व्यापारी पैसे लौटाना तो दूर, एहसान जताने भी नहीं आया। हालांकि सोहन को पूरा विश्वास था कि वह धोखेबाज नहीं है, किसी मुसीबत का शिकार हो गया है, वरना पिछले 30 साल से हमारा भरोसेमंद रहा है, मौके पर हमारी खूब मदद भी की है। तो सोहन ने अपने बेटे प्रेम से कहा, तुम चंदनपुर उस व्यापारी के पास जाओ। अगर उसकी स्थिति बेहतर होगी तो उधारी की याद दिला देना, और स्थिति बदतर हो गई हो तो उन्हें फिर से मदद का भरोसा दे देना। बोलना कि ताओ, यदि आपको कोई मदद चाहिए तो बोलो, हम आपकी मदद कर देते हैं। प्रेम को पहली बार घर से दूर जाने का मौका मिला था, तो वह तुरंत चंदनपुर जाने के लिए तैयार हो गया। वहां जाने के लिए ताना चला करता था तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर जब कभी बारिश हो जाती थी तो फिर उस रास्ते में 1 सप्ताह तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलती थी। जब प्रेम घर से निकला तब मौसम साफ था। प्रेम कुछ भोजन सामग्री साथ लेकर चंदनपुर बाजार के लिए चल पड़ा। चंदनपुर पूरे 20 कोस दूर था, जहां जाने के लिए पैदल या तांगे से ही जाना था। रास्ते में घने जंगल और पहाड़ी पड़ते थे। बीच बीच में कहीं कहीं ठहरने के लिए सराय भी बने हुए थे। तांगा आगे चकुली गांव से मिल जाता था, नहीं मिलने पर लोग पैदल ही यात्रा शुरू कर देते थे। प्रेम घर से निकल गया तो चकुली जाते जाते जोरदार बारिश हो गई। अब उसे तांगा मिल पाने का कोई मौका नहीं था। अब या तो उसे घर लौटना था या फिर पैदल जाना था, तो वो विचार किया कि पैदल ही जाएगा। घर लौट गया तो पिताजी शायद कार्यक्रम में बदलाव कर दे, वह खुद जाने का विचार बना ले। कितने दिनों के बाद यह मौका आया है, तो वो वर्षा थमने के बाद पैदल ही चल दिया। आगे जाने पर पता चला कि आगे तो वर्षा हुई ही नहीं है। तांगे वाले झूठे ही डर से नहीं आए। उसे चलते चलते शाम हो गई तो एक सराय में ठहर गया। सुबह सराय से निकलकर प्रेम चलने को हुआ तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया, जो देखने से कोई व्यापारी लगता था, शायद व्यापार के सिलसिले में कहीं गया था। उसने प्रेम को देखा तो पूछ लिया कि बेटा, कहाँ तक जाओगे? प्रेम बोला, बाबा, मुझे चंदनपुर तक जाना है। बूढ़ी का चेहरा चमक उठा, बोला, बेटा, मुझे भी वहीं चंदनपुर तक जाना है। मैं चंदनपुर का ही निवासी हूँ। अगर तुम मेरे साथ साथ चलते तो मुझ बूढ़े को सहारा मिल जाता। अक्सर मैं तांगे से ही आता जाता हूँ, परंतु तांगे वाले जरा सी बरसात देखकर इरादा बदल लेते हैं। प्रेम बोला, बाबा, क्यों नहीं, चलो हम साथ साथ चलते हैं। परंतु हम दोनों में समानता नहीं है। आप बूढ़े हो तो आपका विचार अलग है, और मैं नौजवान हूँ तो मेरा विचार भी कुछ अलग है। शायद मेरी कुछ चीजें आपको पसंद ना आए। बूढ़ा बोला कि बेटा, मुझे तेरे साथ सिर्फ यात्रा करनी है,
तेरे स्वभाव से मुझे क्या लेना देना। तब प्रेम बोला कि मेरी एक शर्त है कि आप मेरे कामों में दखल नहीं दोगे। अगर दखल दोगे तो मैं वहीं पर आपका साथ छोड़ या तो आगे बढ़ जाऊंगा या फिर वापस चला आऊंगा। बूढ़े व्यापारी को तो एक सहारे की जरूरत थी, उसे उसकी रहन सहन या आदतों से क्या लेना देना था। बोला, बेटा हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, परंतु मुझे अपने साथ लेते चलो। अब दोनों एक साथ सराय से निकलकर चंदनपुर के लिए चल दिए। अभी चंदनपुर पूरे 10 कोस दूर था और अब बूढ़े का साथ मिल जाने से उसकी दूरी और बढ़ गई थी। प्रेम अकेले होता तो शायद आराम से 10 कोस की दूरी तय कर लेता, मगर बूढ़े के साथ चलने से दिन भर में 5 कोस की यात्रा कर सकता था। बूढ़ा अब चाहे कितना भी जोर लगा ले, 5 कोस से एक कदम ज्यादा नहीं चल सकता था। धीरे धीरे चलते चलते जब दोनों को दोपहर होने को आई तो बूढ़े के कहने पर एक पेड़ के पास दोनों रुककर आराम करने लगे। बूढ़े ने कहा कि चलो अब भोजन कर लेते हैं, तो प्रेम ने कहा, अवश्य, हमें भोजन कर लेना चाहिए। दोनों अपने अपने थैले से भोजन निकाल लिए और भोजन करने लगे तो प्रेम ने पेड़ के नीचे छतरी लगाकर भोजन खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा बोला, गजब के बेवकूफ आदमी हो, जाओ मैं तुझे कुछ नहीं कहता, वरना बुरा मान जाओगे। मगर उसे देखकर बूढ़े की हंसी नहीं रुक रही थी। बूढ़ा उसकी यह आदत देख जोर जोर से हंसने लगा। तभी पेड़ पर बैठा कोई पक्षी बूढ़े के भोजन में बीत कर दिया। बूढ़े का भोजन खराब हो गया। हंसते हुए बूढ़े का चेहरा उतर गया। उसे अपना भोजन फेंकना पड़ा। प्रेम ने आराम से खाना खाया, फिर पानी पिया। उसके बाद कुछ भोजन जो शाम के लिए बचा कर रखा था बूढ़े को खाने को दिया, साथ में वो छतरी भी दे दी। बूढ़े ने पहले उससे भोजन लेने में शर्मिंदगी महसूस की, परंतु उसे भूख तो लगी ही थी। तब प्रेम बोला कि शर्माओ नहीं, खाना खा लो, सफर लंबा है, भूखे नहीं चल पाओगे। प्रेम के दबाव बनाने से वह भोजन पाने पर राजी हो गया। खाना खा लेने के बाद दोनों वहां से उठे और आगे के लिए चल दिए। हालांकि जंगल घनघोर था, रास्ते ऊबड़ खाबड़, ऊपर से बूढ़े के साथ चलना प्रेम को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। प्रेम समझ गया था कि आज आगे हम किसी सराय तक नहीं पहुंच पाएंगे, जंगल में ही हमें रात हो जाएगी। मगर चाहकर भी तो बूढ़े का साथ नहीं छोड़ सकता था। उसने किसी असहाय को मंझधार में छोड़ना सीखा ही नहीं था। दोनों शाम तक चलते रहे, परंतु उन्हें कोई सराय नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने को आई तो बूढ़ा बोला, बेटे मेरे कारण ही तुझे कष्ट उठाना पड़ा है। तू अकेला होता तो कब का किसी सराय में पहुंच गया होता, मगर मेरे कारण तुम भी जंगल में फंस गए हो। हमें अब किसी पेड़ के नीचे आसरा लेना चाहिए, अब हमसे चला भी नहीं जाता। दोनों एक पेड़ के पास ठहर तो गए। बूढ़ा जमीन पर लेट गया। बोला कि बस आज हम इस पेड़ के नीचे आराम करेंगे, मुझे बहुत थकान हो गई है और नींद भी आ रही है। प्रेम को पेड़ के नीचे ठहरना अच्छा नहीं लगा। इस घनघोर जंगल में निश्चिंत होकर जमीन पर सो जाना मौत को दावत देना है। प्रेम बूढ़े को वहीं लेटा छोड़कर इधर उधर घूम कर देखा। उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जो बहुत बड़ा था। वो काफी ऊंचा भी था, जिस पर रात में चढ़कर आसरा लिया जा सकता था। प्रेम बूढ़े के पास गया और बोला कि बाबा, हमें पेड़ के नीचे इस तरह खुले में नहीं सोना चाहिए, बल्कि किसी पेड़ के ऊपर मोटे तने पर सोना चाहिए। बूढ़ा बोला, बेटा क्या बकवास करते हो, मैं किसी पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ, मुझसे किसी पेड़ पर चढ़ना नहीं हो पाएगा। बूढ़ा पेड़ पर चढ़ने से साफ मना कर दिया और बोला, नहीं, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं पेड़ से गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, या फिर पेड़ से गिरकर मर भी तो सकता हूँ। तुम खुद पेड़ पर चढ़कर आराम करो, तुम तो भाई बंदर के बच्चे हो, कहीं भी रह लोगे। मैं भला चंगा इंसान हूँ, मुझे पेड़ की डाली पर उछलना कूदना नहीं आता। प्रेम बोला कि आप बुजुर्ग हो, इसलिए मैं आपको आपकी तरह गाली नहीं दे सकता। बूढ़ा बोला कि मैं भला तुम्हें गाली कहाँ दिया। तब प्रेम ने बताया कि आपने मुझे बंदर का बच्चा बना दिया और कह रहे हो कि गाली कहाँ दिया। अब गाली कैसे दी जाती है। प्रेम बोला, आपका और हमारा साथ यहीं तक था, मैं और आपका साथ नहीं दे सकता। नर और बंदर की दोस्ती ठीक नहीं। आप आराम करो पेड़ के नीचे, मैं तो आगे चला। इतना कहकर प्रेम आगे के लिए जाने लगा। बूढ़े ने देखा कि यह तो काफी नाराज हो गया है, मुझे इसे बंदर का बच्चा नहीं कहना चाहिए था।
बूढ़े ने बात को संभालते हुए बोला कि बेटा, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे मन में जो आता है बोल देता हूँ, तुम उसे बुरा मत मानो। मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस वक्त मैं असहाय हूँ और एक अंधे के समान हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। बूढ़ा खुद अपनी मूर्खता पर पछताने लगा कि कोई सच्ची बात भी किसी के सामने सीधे नहीं कहनी चाहिए, मूर्ख भी दुखी हो जाता है। मैंने इसका दिल दुखा दिया है। आदमी ही आदमी का सहारा बनता है, कोई जरूरी नहीं कि सबका दिमाग एक जैसा ही हो। अंधे को तो एक लाठी भी सहारा बन जाती है, ये तो फिर भी इंसान है। माना कि मूर्ख है तो हमें क्या, कौन सी इसके साथ बेटी ब्याहनी है। वो प्रेम को खुशामद करते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम इस तरह एक बूढ़े को बेसहारा छोड़ रात के वक्त कहाँ जाओगे। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, परंतु मुझसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा। प्रेम बोला, आपको पेड़ पर चढ़ाना हमारा काम है। आप मेरे साथ हो तो आपकी सुरक्षा करना हमारा काम है। आप मेरे साथ उस मोटे पेड़ तक चलो, मैं आपको उस पेड़ पर चढ़ा दूंगा। प्रेम उस बूढ़े को पेड़ तक ले गया और बूढ़े को एक मोटे तने पर चढ़ा दिया और फिर अपने थैले से एक रस्सी निकाला। बूढ़े को एक मोटी डाली पर लेटाकर रस्सी के सहारे बांध दिया और खुद उसके पास बैठ गया। बूढ़े को उस अवस्था में नींद कहाँ आनी थी। बहुत थके होने के कारण भी वह सो नहीं पाया था। उसे इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। कभी किसी ने मुजरिम की तरह बांधा नहीं था। बूढ़े की आंख से नींद गायब हो गई थी। उसे अनजान भय सता रहा था कि कहीं यह लड़का कोई चोर बदमाश तो नहीं है, कहीं सुबह में मेरा सारा माल लूट कर भाग तो नहीं जाएगा। ऐसे चोर बहुत खतरनाक होते हैं, मेरी जान भी ले सकता है। बहुत से मन में शंका लिए बूढ़ा चुपचाप तने पर लेटा था। उसने आधी रात को देखा कि पेड़ के नीचे एक बाघ आकर खड़ा है। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद बाघ चला गया। हालांकि किसी इंसान का आभास होने के बाद ही इस पेड़ तक बाघ आया था। बूढ़ा सोचा कि भला हो इस लड़के का जो मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया, वरना आज मैं बाघ का निवाला बन गया होता। अभी बूढ़ा विचारों में गोता लगा रहा था कि फिर थोड़ी देर बाद बूढ़े ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर पेड़ के पास से रेंगता हुआ आगे चला गया है। बूढ़े की तो जैसे जान ही निकल जाती। वो यदि पेड़ के तने से बांधा नहीं गया होता तो निश्चित ही पेड़ से गिर जाता, मगर पेड़ के तने से बांधने के कारण गिरने से बच गया था। अब उसे प्रेम की अक्लमंदी पर भरोसा हुआ कि सचमुच बहुत अक्लमंद है। उसे लगा कि इस नौजवान से अब अपनी बेटी ब्याहने में कोई बुराई नहीं है। व्यापारी के घर में एक जवान लड़की कब से ब्याहने के लिए पड़ी थी। वो 3-4 साल से सुयोग्य वर की तलाश में लगा था, मगर कोई मिल ही नहीं रहा था। बूढ़ा सोच लिया कि यह मेरे काम का हो सकता है। अब तक तो मैं इसे मूर्ख और गंवार ही समझ रहा था, परंतु बहुत चतुर है। इतना चतुर कोई लड़का इस उम्र में मिले संभव नहीं है। 20 साल के लड़के कभी चतुराई नहीं दिखाते, उन्हें ताकत का घमंड होता है। वह किसी बूढ़े का सहारा लेना तो छोड़िए, साथ बैठना भी नहीं चाहते, और नौजवान हो तो फिर बिल्कुल ही नहीं। धीरे धीरे रात गुजर गई। सुबह होने पर प्रेम ने बूढ़े को पेड़ की शाखा से खोलकर पेड़ से नीचे उतारा। बूढ़ा बोला कि बेटा, तुम सचमुच अक्लमंद हो, बड़ी सूझबूझ से मेरी जान बचाए हो। प्रेम बोला, दादा, यह तो मेरा फर्ज था। उस स्थान पर कोई भी होता तो यही करता जो मैंने किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी प्रशंसा की जा सके। बूढ़ा उसके साथ आगे के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई तो रास्ते में एक नाला पड़ा जिसमें बहुत थोड़ा पानी बह रहा था। बूढ़े को यह पहले से पता था। वो एक बार नहीं, बार बार इस रास्ते से गया था, मगर हर बार वह किसी न किसी सराय में ठहर जाता था। वो ज्यादातर तांगे का ही प्रयोग करता था, तो इस बार तांगा मिला नहीं और इस बार उसका शरीर ढीला पड़ गया था। अब वह समझ लिया था कि पैदल यात्रा उसके बस की बात नहीं रही। जब नाला आया तो बूढ़े ने पैर से अपना जूता निकाला, अपने हाथ में लिया और नाला पार कर गया, जबकि प्रेम जूता पहने ही नाले को पार कर गया। तो बूढ़े ने सोचा कि थोड़ा अक्लमंद है तो थोड़ा मूर्ख भी है। वो कब से सोच रहा था कि इसे घर ले चलूंगा, अपने घर में ठहराऊंगा, अपनी बेटी के ब्याह की बात इससे चलाऊंगा, मगर जब देखा कि यह बहुत बड़ा बेवकूफ भी है, इतना मेहनत चमड़े का जूता खराब कर दिया। इसे ये भी पता नहीं कि जूता पहनकर पानी में नहीं उतरना चाहिए। इससे बेटी के ब्याह की बात करना मूर्खता होगी।
वो अपना विचार बदल लिया कि इससे घर चलने की बात तो करूंगा, मगर रिश्ते जैसी कोई बात नहीं चलाऊंगा। इस तरह दोनों चलते हुए चंदनपुर पहुंच गए। बूढ़े ने कहा कि चलो आज की रात मेरे घर रहो, कल अपने कर्जदार के पास चले जाना। वैसे भी आदमी को कभी कर्जदार के घर नहीं ठहरना चाहिए। प्रेम ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता और अब कर्जदार के पास भी नहीं रहूंगा। मेरे पिता ने बताया है कि चंदनपुर बाजार में एक सराय है, उसी में ठहरूंगा और परसों रोज सुबह अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। बूढ़े को तो एक औपचारिकता अदा करनी थी, उसे घर थोड़े ही ले जाना था। वह पहले ही बेटी के लिए मना कर चुका था। बूढ़ा जल्दी से अपने घर चला आया। उसके घर में बस एक बेटी और एक बूढ़ी नौकरानी थी। नौकरानी बस 2 महीने से ही रह रही थी, जो बेटी को जरा भी पसंद नहीं थी, मगर सस्ते में नई नौकरानी नहीं मिल पा रही थी तो बूढ़ी को ही रख लिया था। और फिर सभी को अपनी हम उम्र की औरत ही अच्छी लगती है। उस बूढ़े व्यापारी की पत्नी नहीं थी, घर में सिर्फ बेटी थी। नई नौकरानी होती तो सिर्फ बेटी की देखभाल करती, मगर बूढ़ी नौकरानी बूढ़े की भी सेवा कर दे रही थी तो बेटी को भी कोई एतराज नहीं हुआ था। बूढ़े व्यापारी ने घर जाकर अपना जूता उतारा तो देखा पैर में एक सीप गड़ गई है, पैर में से खून रिस रहा है। उसने उस पर दवा लगाई। उसकी बेटी ने यात्रा के बारे में पूछा तो व्यापारी ने बताया कि मुझे सारा बकाया मिल गया है और उसे सुरक्षित घर तक लेकर आ गया हूँ, मगर यह सब एक नौजवान की मदद से हुआ है। व्यापारी ने अपनी सभी बात विस्तार से बेटी से बता दी और यह भी बताया कि वह लड़का तो मुझे बहुत अक्लमंद लग रहा था, परंतु पानी में जब जूता पहनकर उतर गया तो मुझे उससे बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आया। परंतु जब घर आकर मैंने अपने पैर को देखा है तो लगता है मैंने कोई भूल कर दी है, कोई खजाना मिलते मिलते उससे छूट गया हूँ। मुझे उसकी एक दिन के लिए ही सही अपना मेहमान बनाना चाहिए था। लड़की बोली, तो क्या वो इस गांव से चला गया? बूढ़ा बोला, नहीं, गया तो नहीं है, परंतु फक्कड़ किस्म का आदमी है। मैंने जब उससे मेहमान बनने का आग्रह किया तो साफ मना कर गया। लड़की बोली, आप सराय में जाओ और उससे कहो कि मेरी बेटी ने तुम्हें भोजन पर बुलाया है। वो अगर चतुर होगा तो अवश्य आएगा और अनाड़ी हुआ तो आग्रह अस्वीकार कर देगा। बूढ़ा, जो एक व्यापारी के साथ साथ जौहरी भी था, उसने अपनी बेटी की बात मानकर सुबह उस नौजवान के पास सराय में गया। नौजवान बूढ़े को देखकर बहुत खुश हुआ और आने का कारण पूछा तो बूढ़े ने बताया कि मेरी एक ही बेटी है। मैंने जब तुम्हारी रास्ते भर की कहानी उसे सुनाई तो वो अब तुम्हें शाम में भोजन के लिए बुलाया है। हमें उम्मीद है तुम उसका आग्रह स्वीकार करोगे। प्रेम बोला, भला मैं आपकी बेटी के आग्रह पर आपके घर कैसे जा सकता हूँ? न तो मैंने उसे कभी देखा है और न उसने मुझे कहीं देखा है, और एक अनजान लड़की के आग्रह पर मैं कहीं नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप स्वयं आग्रह करो तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आ सकता हूँ, परंतु वहां रुकूंगा नहीं। बूढ़ा बोला, मैं क्यों रोकना चाहूंगा, बस भोजन कर वापस आ जाना। प्रेम सोचा कि यहाँ अकेले ऊब रहा हूँ। पिता के व्यापारी के पास गया था तो वह अब ठीक है, कल पैसा दे देने को बोला है, तो कल तक तो अकेले ऊबता रहूंगा। अच्छा होगा इस बूढ़े के घर हो आऊं, इसकी बेटी को भी देख लूंगा कि किसी अनजान को क्यों बुलाई है, उसका बुलाने का मकसद क्या है। शाम में जब प्रेम बूढ़े के बताए पते पर उसके घर पहुंचा तो संयोग से उसका सबसे पहले बूढ़े सेठ की बेटी आरती से सामना हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। जितनी सुंदर लड़की थी उससे जरा भी कम सुंदर प्रेम नहीं था। लड़की अपलक देखे जा रही थी तो प्रेम भी उसे गौर से देखे जा रहा था। वे एक दूसरे को बड़ी देर तक देखते रहे। अचानक नौकरानी के आ जाने से लड़की की एकाग्रता भंग हुई। तब लड़की को लोकलाज का ख्याल आया तो भागकर घर के अंदर चली गई। तो प्रेम अपने को ठगा महसूस करने लगा। उसे लगा कि मुझे लड़की को इस तरह अपलक आंख में आंख डालकर नहीं देखना चाहिए था। वह लड़की है, वह देख सकती है, परंतु मैं नहीं। शायद बुरा मान गई है। किसी पुरुष को इस तरह औरत को देखना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, और अब तो सामने भी नहीं आने वाली, न मुझसे कोई बात करने वाली। प्रेम बैठक में नौकरानी के कहने पर बैठ गया। कुछ देर बीतने के बाद सचमुच भोजन के वक्त लड़की भोजन लेकर नहीं आई, बल्कि नौकरानी से भोजन भिजवा लिया। साथ में एक संदेश भी नौकरानी से कहलवा भेजा कि उससे बोल देना कि आसमान में 4 सितारे एक से बढ़कर एक हैं प्यारे।
नौजवान ने कहा कि नौकरानी, तुम अपनी मालकिन से बता देना कि आसमान में 3 सितारे, उनके अद्भुत गजब नजारे। नौकरानी ने यह संदेश मालकिन को सुना दिया तो वह नौकरानी पर बहुत नाराज हुई कि मैंने युवक को 4 पराठे भेजे थे, उसी का वर्णन मैंने अपने संदेश में किया था, लेकिन तुमने उस नौजवान के 4 में से 1 पराठा चुरा लिया। उसने अपने संदेश में यही भेजा है। सचमुच नौकरानी ने पराठे चुरा लिए थे। नौकरानी बोली कि मालकिन, गलती हो गई, मुझे माफ करो। इस तरह का काम तो मैं रोज करती थी, परंतु आपने मेरे को आज ही क्यों पकड़ा? लड़की बोली कि घर के अंदर के चोर हमेशा पकड़ में नहीं आते, वह किसी खास मौके पर ही पकड़ में आते हैं। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। लड़की ने उस नौकरानी को काम से निकाल दिया जो नौकर मेहमानों के साथ धोखाधड़ी करे। उसे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। उसने यह बात अपने पिता से बताई तो वह युवक की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से बोला कि क्या यह लड़का तुम्हारे लिए सुयोग्य रहेगा? लड़की बोली, आप खुद अक्लमंद हो, बेटियां अपनी शादी की बात अपने मुंह से नहीं करती। बूढ़ा लड़की की बात समझ गया। हालांकि तब तक प्रेम सराय में लौट चुका था, मगर वह अपना दिल अनजाने में बूढ़े व्यापारी के घर छोड़ गया था। वह उसके घर जाकर पछता रहा था कि बेमतलब दिल खो बैठा। शायद वह लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर मेरा खून उसके लिए, उसकी याद में रोज जलता रहेगा। उधर व्यापारी भागा भागा फिर से सराय में गया और बोला कि अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, तुम मेरे घर चलो, और आग्रह कर उस लड़के को घर ले आया। उसने बताया कि तुम मेरी बेटी को बहुत पसंद हो, अब अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद हो तो अपने पिता को लेकर आना, हम तुम्हारा ब्याह अपनी बेटी से कर देंगे। प्रेम को तो जैसे किसी ने संजीवनी दे दी। उसने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी लाखों में एक है, अभागा ही होगा जो इस प्रस्ताव को ठुकराए। हम अगले हफ्ते ही बारात लेकर आएंगे, आप समय तय कर लो। इस प्रकार एक सेठ की चतुर बेटी का ब्याह किसान के बेटे से संपन्न हो गया। वह लड़की सचमुच लाखों में एक थी। जो गांव वाले प्रेम को बेवकूफ समझते थे, उन्हें बाद में पता चला कि वह तो बचपन से अक्लमंद था। माँ के समझाने पर गांव वालों के सामने बेवकूफ बना था। बाहर वह बहुत चतुराई से पेश आता था। अपनी चतुराई के बल पर सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को पत्नी बनाकर ले आया है। इस तरह प्रेम अपनी पत्नी, माता पिता, दादा दादी के साथ सुख से रहने लगा। कहानी से सीख, अक्लमंदी दिखाने में नहीं, सही समय पर इस्तेमाल करने में होती है। सच्चा जीवन साथी बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आपके गुणों और बुद्धिमानी को पहचानता है। किस्मत भी बहादुर और समझदार का ही साथ देती है। आज हम आपके लिए मूर्ख दर्जी की एक मजेदार कहानी लाए हैं, तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक जमाने की बात है, एक छोटे से राज्य में रघु नाम का एक दर्जी रहता था। रघु अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण पूरे गांव में मूर्ख माना जाता था। उसकी सिलाई का तरीका सबसे निराला था, मानो वह अपने ही धुन में कपड़े बनाता हो, और लोग उसकी बनाई पोशाकों को देखकर हंसते थे जैसे किसी सर्कस का जोकर हो। पर रघु को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह हमेशा मुस्कुराता और बड़े फक्र से कहता, मेरे बनाए कपड़े एक दिन मुझे बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। ये कपड़े नहीं, मेरे सपनों के पंख है। एक दिन रघु ने अपना गांव छोड़कर राजधानी जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसके मन में एक ही सपना था, वहां जाकर एक मशहूर दर्जी बनना। उसने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अपने पुराने कपड़ों को सजाकर वहां रख दिया, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज सजाता है। शुरू में उसकी दुकान पर कोई ग्राहक फटका तक नहीं। लोग उसकी बनाई अजीबोगरीब पोशाकों को देखकर ठहाके लगाते और उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते। पर रघु ने हिम्मत नहीं हारी, उसने सब्र बनाए रखा। उसने एक ऐसी खास तरकीब सोची जिससे वह बड़े और ताकतवर लोगों तक पहुंच सके। एक दिन की बात है, राज्य के सेनापति वीरभान अपनी पोशाक सिलवाने के लिए किसी नए दर्जी की तलाश में थे। उन्हें रघु की दुकान के बारे में पता चला तो वे जिज्ञासावश, उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। रघु ने तुरंत वीरभान को झुककर प्रणाम किया और बड़े ही नम्रता से बोला, सेनापति जी, मेरी बनाई पोशाक कोई मामूली पोशाक नहीं होती। इसे पहनने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दिखता है, जैसे कोई चमकता सूरज।
वीरभान ने उसकी बातों को हल्के में लिया, पर सोचा कि एक बार मौका देने में क्या जाता है। उन्होंने रघु को एक शानदार पोशाक बनाने का आदेश दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर पोशाक किसी काम की नहीं निकली तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रघु ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने एक बहुत ही बारीक और चमकदार कपड़े का इस्तेमाल किया, पर पोशाक को इस तरह से सिला कि आम आंखों से वह अधूरी लगे। जब वीरभान उसे देखने आए तो रघु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेनापति जी, यह पोशाक तो जादुई है। इसे केवल वही देख सकता है जो बुद्धिमान और लायक, काबिल हो। मूर्ख लोगों को यह नजर ही नहीं आएगी। वीरभान ने पोशाक को देखा, पर उन्हें कुछ भी खास नहीं लगा। पर रघु की बातों से वे घबरा गए। अगर उन्होंने कह दिया कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही तो इसका मतलब होगा कि वे मूर्ख है। इसलिए उन्होंने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बेहद शानदार पोशाक है। तुमने तो कमाल कर दिया रघु। वीरभान ने वह पोशाक पहनी और दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा और दरबारी उन्हें देखने लगे, सभी को अजीब लगा कि वीरभान ने इतनी अजीब पोशाक क्यों पहनी है, मानो वे बिना कपड़ों के हों। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने सुना था कि यह पोशाक सिर्फ बुद्धिमान को दिखती है, इसलिए कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे पोशाक नहीं दिख रही। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि रघु कोई साधारण दर्जी नहीं बल्कि जादुई दर्जी है। उसकी दुकान पर अमीर और रईस लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई यह जादुई पोशाक खरीदना चाहता था ताकि वे भी बुद्धिमानों में गिने जाएं। पर क्या यह जादू सचमुच था या यह केवल रघु की एक शातिर चाल थी? क्या कोई इसे उजागर कर पाएगा? राजधानी में रघु दर्जी का नाम अब हर किसी की जुबान पर था, जैसे कोई नया गाना हिट हो गया हो। उसकी बनाई हुई जादुई पोशाक की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सेनापति वीरभान को जब राजा के दरबार में इस पोशाक के कारण सम्मान मिला तो राजा महेंद्र सिंह को भी इस पोशाक को देखने की इच्छा हुई। राजा के मन में यह जिज्ञासा थी कि क्या सच में कोई ऐसी पोशाक हो सकती है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं, जैसे कोई गुप्त रहस्य हो। एक दिन राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति वीरभान, तुम जिस पोशाक की इतनी प्रशंसा कर रहे हो वह मैं भी देखना चाहता हूँ। जाओ और उस दर्जी को मेरे दरबार में बुलाओ। वीरभान तुरंत रघु के पास गया और बोला, रघु, तुम्हारी किस्मत चमक गई है। राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हें उनके लिए भी वैसी ही एक जादुई पोशाक तैयार करनी होगी। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सेनापति जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं राजा के लिए ऐसी पोशाक बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा राज्य हक्का बक्का रह जाएगा। रघु ने अपना नाटक जारी रखा जैसे कोई माहिर कलाकार हो। उसने सबसे महंगा और मुलायम कपड़ा मंगवाया, पर वह उसी तरीके से कपड़े की सिलाई करता रहा जिससे पोशाक अधूरी और साधारण लगे। कुछ दिनों बाद जब पोशाक तैयार हुई तो रघु ने राजा के दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा महल में अपने मंत्रियों, सेनापति और दरबारियों के साथ बैठे थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण सभा हो। जब रघु वहां पहुंचा तो सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। रघु ने पोशाक को एक सुनहरे कपड़े में लपेट रखा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पोशाक केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो योग्य, बुद्धिमान और नीतिवान है। जो मूर्ख और अयोग्य है उन्हें यह अदृश्य लगेगी। राजा महेंद्र सिंह ने जैसे ही पोशाक को देखा, उनका मन दहल गया। उन्होंने वहां केवल हवा में हिलती कुछ रंग बिरंगी चमकती धागों की बनावट देखी, पर कोई स्पष्ट पोशाक नहीं दिखी। वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे यह पोशाक नहीं दिख रही तो क्या दरबारी मुझे मूर्ख समझेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, वाह, ये तो वास्तव में अद्भुत पोशाक है। रघु, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी बारीकी और सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा के ऐसा कहते ही पूरा दरबार अवाक रह गया। वहां बैठे मंत्रियों और दरबारियों में से किसी को भी पोशाक नहीं दिखी थी, पर कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह मूर्ख है। राजा ने आदेश दिया, रघु, मैं इस पोशाक को अपने राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनूंगा, जिससे सभी इसे देख सके और जान सके कि यह राज्य बुद्धिमानों का है। रघु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही थी।
पर क्या कोई इस चालबाजी को उजागर कर पाएगा? क्या राजा सचमुच इस पोशाक को पहनकर दरबार में आएंगे? राजा महेंद्र सिंह ने अपने पूरे दरबार के सामने घोषणा कर दी थी कि वह इस जादुई पोशाक को राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनेंगे। पूरे महल में इस खबर से हलचल मच गई। हर कोई इस रहस्यमय पोशाक को देखने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर रघु की योजना पूरी तरह काम कर रही थी। उसने पूरे राज्य को अपनी चतुराई से मूर्ख बना दिया था। पर क्या यह धोखा लंबे समय तक छिपा रह सकता था? महल को बड़े उत्सव के लिए सजाया जाने लगा, जैसे कोई दुल्हन सजती है। पूरे राज्य से लोग इस भव्य समारोह को देखने आ रहे थे। सेनापति वीरभान, मंत्रीगण, दरबारी और राज्य के प्रतिष्ठित लोग राजा की नई पोशाक देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। राजा के लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया, जहां से वह पूरे राज्य को इस अनोखी पोशाक का प्रदर्शन करने वाले थे। उधर रघु अपनी दुकान में बैठा अपनी विजय पर हंस रहा था। उत्सव के दिन रघु को महल में बुलाया गया। राजा अपने कक्ष में पोशाक पहनने के लिए तैयार बैठे थे। रघु अपने साथ वही सुनहरे कपड़े में लिपटी अदृश्य पोशाक लेकर पहुंचा। महाराज, ये पोशाक केवल आपके जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों के लिए बनाई गई है, रघु ने झुककर कहा। राजा ने पोशाक को देखा और एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने अपने डर को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो अद्भुत पोशाक है। इसे पहनने के बाद मैं और भी दिव्य प्रतीत होऊंगा। रघु ने राजा को पोशाक पहनाई और राजा ने दिखावा करते हुए अपने गहने और मुकुट को पहले जैसा ही पहन लिया। राजा ने आईने में खुद को देखा और थोड़ी देर के लिए असहज महसूस किया, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा जब पोशाक पहनकर दरबार में आए तो पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा को बिना वस्त्रों के देख सभी को अजीब लग रहा था, पर कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही। सेनापति वीरभान आगे बढ़े और बोले, महाराज, यह पोशाक सचमुच अद्भुत है, आपकी दिव्यता को और बढ़ा रही है। मंत्रीगण भी सहमति में सिर हिलाने लगे। जी हाँ महाराज, ये पोशाक वास्तव में चमत्कारी है। महल के सभी लोग राजा की ओर देख रहे थे, पर उनके भीतर एक ही प्रश्न था, क्या यह कोई मजाक है? पर किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि वे कोई पोशाक नहीं देख पा रहे हैं। उत्सव में हजारों नागरिक मौजूद थे। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया, भीड़ में से एक मासूम बच्चे की आवाज आई, लेकिन राजा तो बिना कपड़ों के हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लोगों ने धीरे धीरे आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह फुसफुसाहट जोरदार हंसी में बदल गई। लोग रघु को मूर्ख तर्जे कहने लगे और राजा को बिना कपड़ों के देख खिलखिलाने लगे। राजा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। सेनापति वीरभान और मंत्रीगण भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। रघु, जो अब तक अपने की पर हंस रहा था, समझ गया कि उसकी चाल अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। पर क्या वह इस संकट से बच पाएगा? राजा महेंद्र सिंह पूरे दरबार के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत अपने सिंहासन की ओर बढ़े और गरजते हुए बोले, ये क्या मजाक है? मुझे सबने धोखा दिया है। इस मूर्ख दर्जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी, पर वह इतना भी मूर्ख नहीं था। वह पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बना चुका था। रघु ने पहले ही महल से भागने का रास्ता तैयार कर लिया था। उसने दरबार में हंगामे का फायदा उठाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही वह महल से बाहर जाने लगा, सेनापति वीरभान की तेज नजर उस पर पड़ गई। रुक जा धोखेबाज! वीरभान गरजे और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। रघु ने बिना देर किए अपनी चाल चली। उसने पहले से तैयार एक धुआं छोड़ने वाली पोटली को जमीन पर फेंक दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया और इस अफरा तफरी के बीच रघु महल के पिछले द्वार से बाहर भाग निकला। राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती भरी सभा में हो चुकी थी। पूरे राज्य में यह चर्चा होने लगी कि राजा को मूर्ख बना दिया गया है। दरबारी भी शर्मिंदा थे, क्योंकि वे भी इस चाल को समझ नहीं पाए थे। हम इतने मूर्ख कैसे बन गए? मंत्री ने सिर पकड़कर कहा।
महाराज, हमें तुरंत उस ठग को पकड़ना होगा, वरना वह किसी और को भी धोखा देगा। सेनापति वीरभान ने राजा से कहा। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने घोषणा की, अगर वह दर्जी पकड़ा नहीं गया तो तुम सबकी खैर नहीं। सेनापति, उसे ढूंढने के लिए अपने सबसे तेज घुड़सवारों को भेजो, मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए। उधर रघु जंगल की ओर भाग चुका था। उसने पहले से एक और चाल सोची थी। एक पुरानी झोपड़ी में उसने अपने कपड़े बदले, दाढ़ी मूछ लगाई और एक साधु का भेष बना लिया। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, रघु ने खुद से कहा और पास के गांव की ओर चल पड़ा। पर क्या वह राजा की पकड़ से बच पाएगा? क्या राजा और सेनापति उसकी चालाकी को मात दे पाएंगे? राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रघु को पकड़ने के आदेश जारी किए। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को गांव-गांव भेजा और सैनिकों को हर रास्ते पर तैनात कर दिया। रघु कहीं भी छिपा हो, उसे खोज निकालो, राजा ने गरजते हुए कहा। उधर रघु अपने साधु वाले भेष में एक गांव में पहुंच चुका था। वह जानता था कि राजा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपनी नई पहचान बना ली। अब वह गांव के लोगों को खुद को एक अनुभवी साधु बताने लगा और उन्हें ज्ञान की बातें समझाने लगा। रघु ने गांव के लोगों को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। वह रोज रात को गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को मजेदार कहानियां सुनाता, जिससे गांव वाले उसकी बातों में फंसते चले गए। यह साधु बहुत ज्ञानी लगता है, गांव के मुखिया ने कहा। हाँ, और इसकी बातें भी बड़ी रोचक है, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। रघु को लगने लगा कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा के जासूस उसकी तलाश में हर गांव में घूम रहे हैं। इसी बीच राजा महेंद्र सिंह ने एक और नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी रघु को खोज कर देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। अब देखता हूं वह ठग कब तक बचता है, राजा ने क्रोध में कहा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग सतर्क हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह नया साधु कहीं वही दर्जी तो नहीं। क्या रघु अब भी बच पाएगा या उसकी असलियत खुलने वाली है? गांव में इनाम की खबर फैलते ही लोगों के मन में लालच आ गया। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट होने लगी कि यह नया साधु कहीं वही शातिर दर्जी तो नहीं जिसने राजा को मूर्ख बनाया था। गांव का एक युवक रामू, जिसने पहले राजा के महल में काम किया था, रघु के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह सोच में पड़ गया, कहीं यह वही चालाक दर्जी तो नहीं। साधु बाबा, आप किस आश्रम से आए हैं? रामू ने अचानक पूछा। रघु को यह सुनकर झटका लगा, पर उसने तुरंत अपना संयम बनाए रखा। बेटा, मैं हिमालय के आश्रम से आया हूँ। वर्षों तपस्या करने के बाद अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, रघु ने शांत स्वर में कहा। रामू को जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने धीरे धीरे गांव के मुखिया से इस बारे में चर्चा की। रामू की आशंका ने धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने चुपके से राजा के सैनिकों को खबर भिजवा दी कि उनके गांव में एक संदिग्ध साधु आया है जो बहुत चतुर और हाजिर जवाब है। जैसे ही यह सूचना राजा महेंद्र सिंह तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गंवाए अपने जासूसों और सैनिकों को गांव की ओर रवाना कर दिया। अब देखता हूं वह कैसे बचकर निकलता है, राजा ने क्रोध में कहा। रघु को भी गांव में बढ़ते संदेह का एहसास होने लगा। वह समझ गया कि अब यहाँ अधिक दिन तक रहना सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत गांव छोड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, रघु धीरे से अपनी कुटिया से निकला और जंगल की ओर भागने लगा। पर वह यह नहीं जानता था कि राजा के सैनिक पहले से ही गांव के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक सैनिक की आवाज गूंजी, रुको, कौन हो तुम? जंगल में घुसते ही रघु को सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने घबराने के बजाय अपनी चतुराई से काम लेने का फैसला किया। अगर मैं सीधा भागा तो वे पकड़ लेंगे, रघु ने सोचा। उसने जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़कर खुद को पत्तों और टहनियों के पीछे छिपा लिया। सैनिकों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, पर रघु कहीं नजर नहीं आया। अजीब बात है, हमने किसी को भागते हुए देखा था, एक सैनिक ने कहा। जरूर कोई जानवर रहा होगा, दूसरे ने जवाब दिया। कुछ देर तक खोजने के बाद
जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे वापस लौट गए। रघु ने चैन की सांस ली, पर वह जानता था कि अब वह ज्यादा देर तक जंगल में नहीं रह सकता। सुबह होते ही रघु ने अपनी वेशभूषा फिर से बदलने का फैसला किया। उसने गांव में रखी एक चरवाहे की पुरानी पोशाक चुराई और खुद को एक गरीब गडरिया बना लिया। अब वह गांव-गांव भटकते हुए बकरियां चराने लगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। पर राजा महेंद्र सिंह अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित थे। राजा को जब पता चला कि सैनिक फिर से रघु को पकड़ने में नाकाम रहे, तो उन्होंने एक नई चाल सोची। अब बहुत हुआ, मैं खुद जाकर उस ठग को पकड़ूंगा, राजा महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को लेकर पूरे राज्य में गुप्तचर भेज दिए। उन्होंने यह घोषणा भी करवा दी कि जो कोई भी रघु को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला इनाम में मिलेगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग रघु को गौर से देखने लगे। कुछ को शक हुआ कि यह चरवाहा कुछ अजीब है। एक दिन गांव का मुखिया रघु के पास आया और बोला, गडरिये, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पहले कभी इस गांव में नहीं थे। रघु ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं एक दूर के गांव से आया हूँ। यहाँ घास अच्छी है, इसलिए बकरियां चराने आया हूँ। मुखिया को संदेह हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। मगर उसी रात उसने राजा के सैनिकों को खबर भेज दी। अगली सुबह राजा खुद अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने पूरा गांव घेर लिया और घोषणा की, रघु, अगर तू खुद सामने आ जाएगा तो तेरी सजा हल्की होगी, लेकिन अगर तूने भागने की कोशिश की तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डर से सहमे हुए थे। रघु समझ गया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा, वरना इस बार बचना मुश्किल होगा। अब क्या करेगा रघु? क्या उसकी चालाकी इस बार भी काम आएगी या राजा महेंद्र सिंह उसे पकड़ ही लेंगे? गांव के चारों ओर सैनिकों का पहरा था। रघु समझ गया कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो वह पकड़ा जाएगा, पर वह घबराने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने की ठानी। रघु ने खुद को बेफिक्र दिखाते हुए एक बकरी को कंधे पर उठाया और सीटी बजाते हुए गांव की गली से निकलने लगा। राजा के एक सैनिक ने उसे रोका। रुको, तुम कौन हो? रघु ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मालिक, मैं एक साधारण गडरिया हूँ। मेरी बकरी बीमार हो गई थी, इसीलिए इसे मंदिर में झाड़ फूंक के लिए ले जा रहा हूँ। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। बकरी सचमुच धीरे धीरे मिमिया रही थी। उन्हें कुछ खास शक नहीं हुआ, पर राजा के आदेश थे कि गांव में आए हर नए व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। राजा महेंद्र सिंह ने रघु को ध्यान से देखा। उन्हें उस गडरिये की आंखों में कुछ चालाकी दिखी। उन्होंने संदेह से पूछा, अगर तू सच में गडरिया है तो हमें बता, बकरी का पेट खराब होने पर कौन सी घास खिलानी चाहिए? रघु मुस्कुराया और बोला, राजन, बकरी को अगर पेट दर्द हो तो उसे नीम की पत्तियां खिलानी चाहिए, लेकिन अगर उसका पेट फूल जाए तो कड़वी तुलसी की जड़ से इलाज करना चाहिए। राजा ने सोचा कि यह जवाब सही लग रहा है। सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। राजा का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया, पर वे अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने सैनिकों से कहा, इस गडरिये पर नजर रखो, अगर यह कोई संदिग्ध हरकत करे तो तुरंत पकड़ लो। रघु ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि अब उसे गांव से निकलना ही होगा। उसने उसी रात बकरी के पैरों में कीचड़ लगा दिया और उसे सड़कों पर छोड़ दिया। सुबह जब सैनिकों ने कीचड़ के निशान देखे तो वे यह सोचकर दूसरी दिशा में चले गए कि गडरिया गांव छोड़कर चला गया। इधर रघु गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं में छिप गया और कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जब सैनिक चले गए तो उसने गांव से बाहर निकलने का मौका देख लिया। रघु अब राजा के गुप्तचरों से बचकर जंगल में पहुंच चुका था, पर यह जंगल भी उसके लिए आसान नहीं था। वह जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुंचा, उसने पीछे से घोड़ों की टाप सुनी। रघु, रुक जा, अब तू बच नहीं सकता। ये राजा महेंद्र सिंह के सबसे खास सैनिक थे, जिन्होंने गांव के लोगों से सही सूचना पाकर उसका पीछा किया था। अब क्या रघु की चालाकी काम आएगी या इस बार वह सच में पकड़ा जाएगा? रघु जैसे ही जंगल में घुसा, उसे पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि राजा महेंद्र सिंह के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रघु ने तेजी से सोचा और अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी।
उसने जंगल में फैले सूखे पत्तों को देखा और पास ही पड़ी लकड़ियों से एक छोटा सा ढेर बनाकर आग लगा दी। देखते ही देखते धुआं चारों ओर फैलने लगा। सैनिक जैसे ही पास आए, घने धुएं में उनकी आंखें जलने लगी। यह धुआं कहां से आया? एक सैनिक ने कहा। लगता है कोई आग लगा गया है, दूसरे ने जवाब दिया। रघु ने इसी मौके का फायदा उठाया। वह धीरे धीरे घने धुएं के बीच से रेंगता हुआ दूसरी दिशा में निकल गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो राजा के सैनिकों ने चारों ओर देखा, पर रघु कहीं नहीं था। राजा महेंद्र सिंह को जब यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दर्जी ने मुझे बार बार मूर्ख बना दिया, यह सहन नहीं किया जा सकता, राजा ने गुस्से में कहा। लेकिन सैनिकों ने उन्हें समझाया कि रघु अब राज्य छोड़कर कहीं दूर भाग चुका है और उसे ढूंढना लगभग असंभव है। राजा ने हार मानते हुए आदेश दिया, अब अगर वह वापस लौटता है तो उसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। इधर रघु कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक नए राज्य में पहुंचा। वहां उसने अपनी पहचान बदल ली और फिर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वह अपनी चालाकियां से बचा रहा और सीधे सादे जीवन जीने लगा। उसने सीखा कि किसी राजा को धोखा देना खतरनाक हो सकता है। रघु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से मुसीबतों से बचा जा सकता है, पर हर बार नहीं। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह मूर्ख दर्जी की कहानी का अंत होता है।